नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 1 रखा है हेलो एल्केन हेलो एरेन का। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है हेलो एल्केन हेलो एरेन। बात समझ गए आप लोग। हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने पढ़ लिया है, थोड़ी सी बातें रह गई थी जो मैंने आपको वादा किया है कि मैं संडे को आपको करा दूंगा। इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो आज का हमारा जो लक्ष्य है हेलो एल्केन हेलो एरेन में पढ़ने का वो ये है कि सबसे पहले हम हेलो एल्केन हेलो एरेन का वर्गीकरण देखेंगे। हेलो एल्केन हेलो एरेन का नामकरण भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं आईयूपीएसी नामकरण में, तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वो दोबारा नहीं पढ़ेंगे। हालांकि रिएक्शन की बात आएगी तो मैं आपको बीच बीच में वो रिवाइज करवाता रहूंगा। बात समझ गए क्या आप? ठीक है, तो सबसे पहले हेलो एल्केन हेलो एरेन का वर्गीकरण देखेंगे। फिर हम देखेंगे कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति। थोड़ा सा गला खराब है आज, लेकिन चलेगा, एनर्जी बरकरार है। फिर हम कार्बन हेलोजन के बंध की प्रकृति देखेंगे कि कार्बन हेलोजन का बंध किस प्रकार का होता है। उसके बाद हम इस चैप्टर में थोड़ा सा फेरबदल कर रहे हैं। मैं आपको यहां पे हेलो एल्केन हेलो एरेन की निर्माण की विधि बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको हेलो एल्केन हेलो एरेन के रासायनिक गुणधर्म पढ़ाऊंगा। बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब तक आपको रासायनिक गुणधर्म नहीं पता होंगे ना हेलो एल्केन हेलो एरेन के, तब तक आप निर्माण की विधि सीख ही नहीं सकते। समझ लो आप बात को, क्योंकि उसमें भयंकर रूप से बार बार वो इस्तेमाल होगा ही होगा। ठीक है ना? जो भी रासायनिक गुणधर्म है ना वो बार बार इस्तेमाल होगा। तो पहले अपन ये पढ़ लेंगे, बाद में वो पढ़ लेंगे, बात तो एक ही है ना यार। पहले पढ़ लो चाहे वो पढ़ लो, समझ लो। लेकिन अगर ये पढ़ लिया तो वो आसान हो जाएगा समझने में। क्लियर है क्या? मेरे पे विश्वास करो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेलो एल्केन हेलो एरेन के वर्गीकरण से। बढ़िया से हेडिंग लगा लो, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के वर्गीकरण से। हेलो एल्केन हेलो एरेन का वर्गीकरण देख रहे हैं। किसका वर्गीकरण देख रहे हैं? हेलो एल्केन हेलो एरेन का वर्गीकरण देख रहे हैं। अगर अंग्रेजी में बोलूं तो इसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। ये इसकी अंग्रेजी हो गई, ये इसकी अंग्रेजी हो गई। ठीक है, अब हेलो एल्केन हेलो एरेन होता क्या है, कैसे बनता होगा, पहले तो वो देखो एक बार के लिए। ठीक है, फिर अपन वर्गीकरण करना स्टार्ट करेंगे। होता क्या है, जैसे मान लो कोई हाइड्रोकार्बन लिया आपने, इस हाइड्रोकार्बन में से इस H को निकालना है। इस H की जगह पे क्या डालना है दोस्त? इस H की जगह पे क्या डालना है? इस H की जगह पे आपको डालना है हेलोजन। क्या डालना है? H हटाना है, उसकी जगह पे हेलोजन डालना है। ये बन गया आपका हेलो एल्केन। क्या बन गया दोस्त? हेलो एल्केन। क्या बन गया? हेलो एल्केन। क्या बन गया है? हेलो एल्केन बन गया। H हटाओ, H की जगह पे X लगाओगे, हेलो एल्केन बन जाएगा। अब आपके मर्जी पर जितने H आप हटा सकते हो, जितने चाहे उतने X लगा सकते हो। ये अपन ऑलरेडी कहां सीख चुके हैं? हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में सीख चुके हैं। याद है फोटो हेलोजिनेशन सिखाया था। जितने चाहो उतने हाइड्रोजन हटा लो, उसकी जगह क्या लगा लो? हेलोजन लगा लो ना। यहां पर इसको मैं 3-4 तरीके से वर्गीकरण करके बता रहा हूं क्या क्या हो सकते हैं। मोनो हेलो एल्केन हो सकता है, मोनो हेलो एल्केन हो सकता है, डाई हेलो एल्केन हो सकता है, डाई हेलो एल्केन हो सकता है, ट्राई हेलो एल्केन हो सकता है, ट्राई हेलो एल्केन हो सकता है ना, टेट्रा हेलो एल्केन हो सकता है, टेट्रा हेलो एल्केन हो सकता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे बताऊं ना, यहां पर एग्जांपल में लिख सकते हो CH3Cl, CH3Br, इस तरह से। अगर एक हेलोजन लगा है तो वो मोनो हेलो एल्केन है। अगर मान लो 2 लग गए, मान लो एक ही कार्बन पे इस तरह से 2 लग गए, जैसे मान लो ऐसे लग गया CH3CH, 2 क्लोरीन लग गए, या फिर कोमा लगा रहा हूं, कोमा है CH2Cl, CH2Cl ऐसे लग गए, तो ये डाई हेलो एल्केन है। ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन कैसे होंगे? एक कार्बन पर 3 हेलोजन लग जाए, मतलब 3 हाइड्रोजन हटके 3 हेलोजन लग जाए। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बोलते हैं इनको। टेट्रा हेलो एल्केन CCl4, 4 हेलोजन लग जाए। हाँ, मोटी मोटी बात है। हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन हटाओ, जितने हेलोजन लगाओ, जितने हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा रहे हो उस हिसाब से मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? पोस्ट करके छाप लो। दोबारा से बताता हूं हेलो एल्केन हेलो एरेन संख्या के आधार पर कैसे वर्गीकरण है। ये तो मोटा मोटा बताया, अभी
मोटा मोटा स्टार्ट कर रहे हैं ना नया चैप्टर, मोटा मोटा बता दें। तो देखो सबसे पहला वर्गीकरण जो करेंगे ना हम, सबसे पहला वर्गीकरण संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहला वर्गीकरण है संख्या के आधार पर वर्गीकरण, जो कि हम अभी देख भी चुके हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। संख्या के आधार पर वर्गीकरण किसके आधार पर करना है दोस्त? संख्या के आधार पर वर्गीकरण। जैसे मान लो अगर आपका एक ही हेलोजन लगा है, वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो उसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। अगर मान लो दोस्त दो हेलोजन लग जाए, इस तरह से दो हेलोजन लग जाए, इस तरह से दो हेलोजन लग जाए, तो उसको बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन क्या बोलते हैं? डाई हेलो एल्केन। अब अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लग जाए, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लग जाए, तो उसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं दोस्त? उसको जेम डाई हैलाइड भी बोलते हैं। इसी तरह से अगर अड़ोसी पड़ोसी पे दो हेलोजन लग जाए, अड़ोसी पड़ोसी पे, ये भी डाई हेलो एल्केन है, लेकिन इसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। अड़ोसी पड़ोसी पे लग जाए तो विसिनल डाई हैलाइड। समझ गए? अगर मान लो तीन हेलोजन लग गए, इस तरह से तीन हेलोजन लग गए, ठीक है, तीन हेलोजन एक कार्बन पे लग जाए या अड़ोसी पड़ोसी पे लग जाए, मतलब एक यौगिक के अंदर तीन हेलोजन लगे, तो उसको ट्राई हेलो एल्केन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ट्राई हेलो एल्केन बोल देंगे। क्या बोल देंगे दोस्त? ट्राई हेलो एल्केन बोल देंगे ना। क्या बोल देंगे? ट्राई हेलो एल्केन बोल देंगे, ठीक है। अब ऐसे चलता रहेगा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, जितने हेलोजन लगाओगे उतने। इसी तरह से मान लो आपके बेंजीन पर एक हेलोजन लग जाए, बेंजीन पर एक हेलोजन लग जाए, बेंजीन पर सीधे एक हेलोजन लग जाए, तो उसको बोलते हैं मोनो हेलो एरेन। क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एरेन। मान लो बेंजीन पर दो हेलोजन लग जाए, तो उसको बोलते हैं डाई हेलो एरेन। डाई हेलो एरेन। अब ये तीन प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? ये तीन प्रकार की कौन सी हो सकती है? पहली प्रकार, दूसरे प्रकार और तीसरे प्रकार। एक ऑर्थो हो सकती है, एक मेटा हो सकती है, एक पैरा। दोनों हेलोजन ऑर्थो पे हो, दोनों मेटा पे हो, दोनों पैरा पे हो, डाई हेलो एरेन, ठीक है। अगर मान लो तीन लग जाए, इस तरह से तीन हेलोजन लग जाए, दो यहां पर एक यहां पर, या तीनों बगल बगल में लग जाए, ठीक है, तो उसको बोल देंगे ट्राई हेलो एरेन। क्या बोल देंगे? ट्राई हेलो एरेन बोल देंगे। कहने का मतलब यह है कि जितने आप हेलोजन लगा रहे हो उस हिसाब से संख्या के आधार पर वर्गीकरण कर दिया। एक लगा रहे हो मोनो, दो लगा रहे हो डाई, तीन लगा रहे हो ट्राई, है ना। अगर हेलो एरेन में भी ऐसे कर रहे हो, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसे चलता रहेगा। बात समझ गए? छाप लो पोज करके, पोज करके छाप लो उसको, पोज करके छाप लो, पोज करके छाप लो दोस्त, पोज करके छाप लो, ठीक है। यह था संख्या के आधार पर कि कितने हेलोजन आप लगा रहे हो, उसके आधार पर अपन ने वर्गीकरण किया है। क्लियर है? अगला देखो, और किसके आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं? संकरण के आधार पर। संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। संकरण के आधार पर वर्गीकरण, संकरण के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरेन दोनों का ही, हेलो एल्केन, हेलो एरेन दोनों का ही कर सकते हैं। संकरण के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरेन। यहां पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले अपन sp3 वाला देखते हैं। sp3 संकरित कैसे हो सकते हैं? sp3 संकरित मोनो, sp3 संकरित हेलो एल्केन, हेलो एरेन कैसे नजर आएंगे? sp3 संकरित हेलो एल्केन कैसे नजर आएंगे? sp3 संकरित हेलो एल्केन कैसे नजर आएंगे? देखना ध्यान से। सबसे पहले तो मान लीजिए डिग्री के आधार पर, इसमें भी पहला केस बता रहा हूं। पहला केस क्या है? कोटि के आधार पर। कोटि बोले तो डिग्री, कोटि के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। कोटि के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान से सुनना, मान लो मैंने यहां पर इस तरह से हेलोजन लगा दिया। किस तरह से? इस तरह से हेलोजन लगा दिया, इस तरह से। तो हेलोजन की कोटि किस तरह से निर्धारित होती है कि कौन सी डिग्री के कार्बन से हेलोजन जुड़ा है? तो हमें किसकी डिग्री निकालनी पड़ेगी, किसकी कोटि निकालनी पड़ेगी? पहले कार्बन की कोटि निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर ये कार्बन, एक कार्बन जुड़ा है, ये 1 डिग्री कार्बन है, यानी कि कैसा है? ये प्राथमिक मोनो हेलो
एल्केन है। कैसा है? प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन है। कौन सी डिग्री के कार्बन से हेलोजन जुड़ा है? 1 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, इसलिए प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन है। प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन है। क्या बोलेंगे? प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन। अगर मान लो यहां पर यही आइटम 2 डिग्री से जुड़ा होता, किससे जुड़ा होता दोस्त? 2 डिग्री का। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े? 2 कार्बन जुड़े। तो ये कौन से डिग्री का कार्बन हो गया? 2 डिग्री का। अगर 2 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा है तो वो हो जाएगा आपका द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा? द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन। इसको बोलेंगे प्राइमरी। प्राथमिक का मतलब प्राइमरी, द्वितीयक का मतलब सेकेंडरी। द्वितीयक का मतलब क्या है? सेकेंडरी। अगर मान लो आपका हेलोजन जो है वो तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है। कौन से कार्बन से? तृतीयक। इसको देखो, ये कार्बन 1 2 3 3 कार्बन से जुड़ा है, ये 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा है तो ये हो जाएगा आपका तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा? तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। तृतीयक को हम लोग टर्शरी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? टर्शरी के नाम से। प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन, तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। यह है कोटि के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर है दोस्त? कोटि के आधार। छोटी मोटी बातें हैं, मतलब कोई गहरी बात नहीं है, इतनी कोई गहरी बात नहीं है, फटाफट लिखो, इतनी कोई गहरी बात नहीं है। अगर आप यहां पे देखोगे ना तो यहां पर संकरण क्या आ रहा है? इस कार्बन को देखोगे, इससे 4 सिग्मा बंध बने हुए हैं। ये कार्बन का संकरण है sp, ये कार्बन का संकरण क्या है? sp3 सॉरी, यहां पर भी sp3, यहां पर भी sp3, और इस कार्बन का संकरण देखोगे तो ये भी sp3। तो ये sp3 संकरित मोनो हेलो एल्केन है। और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक भी मैंने डिफाइन कर दिया, सारी चीजें एक साथ बता दी। संकरण के आधार पर बता दिया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक भी बता दिया। एक एक हेलोजन है इसलिए मोनो हेलो एल्केन भी है। क्लियर? छाप लो। ये है कोटि के आधार पे। अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री हैलाइड है। क्लियर? फटाफट छाप लो ना दोस्त, प्लीज प्लीज प्लीज। ये sp3 की बात है। ये किसकी बात है? sp3। फिर sp2 पे भी आएंगे, sp3 के बाद sp2। और देखो और कैसे कर सकते हैं। दूसरा देखो, पोज करके नोट कर लेना। दूसरा देखो, अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड भी बोलते हैं। अलाइलिक हैलाइड क्या होता है? देखो जरा ध्यान से। अलाइलिक हैलाइड क्या होता है? अलाइलिक हैलाइड भी sp3 संकरित हेलो एल्केन होता है। कैसे होता है वो देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और यहां पर हेलोजन, इस तरह से, है ना। इसको थोड़ा मैं यहीं पे बनाता हूं, है ना, यहां पे बनाता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और हेलोजन। ठीक है, पहले तो देखो, पहले बताओ, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, क्या क्या बातें बोल सकते हैं देखना इसमें। ये कार्बन एक कार्बन जुड़ा है, ये 1 डिग्री है। इसी के साथ साथ इसके 4 सिग्मा बंध है, ये sp3 भी है। ठीक है, ये sp3 भी है, ये 1 डिग्री भी है। sp3 वाली बात भी हो गई, 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन वाली बात होगी, मतलब प्राथमिक वाली बात होगी। अब द्विबंध से जुड़ा sp3 कार्बन हो, द्विबंध से जुड़ा sp3 कार्बन हो, और अगर उससे हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। पता है इस स्थिति को क्या बोलते हैं दोस्त? पता है इस स्थिति को क्या बोलते हैं? ये जो स्थिति ना आपकी, ये वाली, इस स्थिति को बोलते हैं दोस्त, इस स्थिति को बोलते हैं अलाइलिक स्थिति। कौन सी स्थिति है? अलाइलिक स्थिति। इसको क्या बोलते हैं? अलाइलिक स्थिति। जैसे अभी अपन अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, हेलोजन लगाया तो अलाइलिक हेलो एल्केन हो गया। अगर मान लो यहीं पे अल्कोहल पढ़ रहे होते तो अलाइलिक अल्कोहल हो जाता। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये कि द्विबंध से जुड़ा हुआ कार्बन जो होता है वो अलाइलिक स्थिति होती है, उस पर आप कोई भी आइटम लगा दो, उसका नाम लिख दो आगे। तो ये क्या है? अलाइलिक हैलाइड है। क्या है ये? अलाइलिक हैलाइड है। अब इसका पूरा नाम देखो, पूरा नाम कैसे हो जाएगा, कोई मतलब ऐसा रटने का आवश्यकता नहीं है। ये अलाइलिक हैलाइड है, तो इसका पूरा नाम लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? अलाइलिक प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लल्लू चीज है, लल्लू चीज है, एकदम लल्लू चीज है। हेलो एल्केन। अलाइलिक क्यों बोला? क्योंकि ये स्थिति अलाइलिक है। ठीक है, प्राइमरी क्यों बोला? क्योंकि 1 डिग्री कार्बन है। और मोनो हेलो एल्केन क्योंकि एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो अलाइलिक प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन हो गया। हालांकि इसको अलाइलिक हेलोजन भी बोल सकते हैं, अलाइलिक हैलाइड भी बोल सकते हैं। और देखो CH2 द्विबंध CH, यहां CH, यहां CH3, यहां हेलोजन लगा दिया। ठीक है, अब मुझे देख के बताओ, मुझे सबसे पहले तो ये देख के बताओ
क्या ये 2 डिग्री कार्बन है? क्या इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं, ये 2 डिग्री कार्बन है? संग संग ये भी बता दो कि इसका संकरण जो है वो sp3 आ रहा है क्या? इसका संकरण sp3 भी आ रहा है, sp3 भी आ रहा है। अच्छा, ये स्थिति फिर से अलायलिक स्थिति है, देख के बताना। ये स्थिति फिर से अलायलिक स्थिति है क्या? ये फिर से अलायलिक स्थिति है। अलायलिक स्थिति क्यों है दोस्त? अलायलिक स्थिति इसलिए है क्योंकि द्विबंध से जुड़ा sp3 कार्बन है, वो अलायलिक स्थिति होती है, और उससे अगर हेलोजन जुड़ा हो तो ये अलायलिक हैलाइड होगा। अब ये कौन सा अलायलिक हैलाइड होगा? पूरा नाम लिखेंगे तो अलायलिक सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, मोनो हेलो एल्केन। क्या है? मोनो हेलो एल्केन। समझ गए ना आप? मतलब और देखो, अगर मान लो इस तरह की सिचुएशन होती, यहां कार्बन, यहां मिथाइल, यहां मिथाइल और यहां हेलोजन, मुझे तो बस वो बता दो जो मैं जानना चाह रहा हूं। क्या इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं? हाँ, तो इस कार्बन के बारे में ये बोल सकता हूं क्या ये 3 डिग्री है, संग संग ये sp3 भी है। अरे 3 डिग्री भी है क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन के 4 सिग्मा बंध है, ये इसलिए sp3 भी है, और द्विबंध से जुड़ा sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा है। ये स्थिति अलायलिक स्थिति भी तो है दोस्त। ये स्थिति कैसी है? ये अलायलिक स्थिति है। ये कैसी है? अलायलिक स्थिति है। द्विबंध से जुड़ा sp3 कार्बन जो होता है वो अलायलिक स्थिति होती है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अलायलिक तृतीयक, टर्सरी अलायलिक तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा? एल्केन। अलायलिक तृतीयक मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा ना यार, उसमें क्या? ये थी अलायलिक की बात। ये किसकी थी बड़ा? अलायलिक हैलाइड क्या होते हैं, अलायलिक मोनोहैलाइड क्या होते हैं, ऐसे बोल सकते हो। तीसरी बात करते हैं, अभी अपन sp3 वाले केस में चल रहे हैं। किसमें चल रहे हैं? sp3 संकरित के केस में। sp3 संकरित हैलाइड कैसे कैसे हो सकते हैं ये ध्यान रखना। आगे सीधे अपन ऐसे बोलेंगे, देखो अलायलिक हैलाइड है तो क्या होगा, क्या अलायलिक स्थिति पर SN1 हो सकती है, क्या SN2 हो सकती है, क्या ऐसी ऐसी बातें करने लगेंगे अपन। तो आपको अलायलिक एकदम क्लियर होना चाहिए, अलायलिक क्या होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है? 1 डिग्री कार्बन वो होता है जो एक कार्बन से जुड़ा हो और उससे अगर हेलोजन जुड़ा तो 1 डिग्री हैलाइड, ये 2 डिग्री हैलाइड, ये 3 डिग्री। आगे चल के इसका सीधा सीधा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या आता है दोस्त? बेंजाइलिक हैलाइड। अब इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सब नहीं करके बताऊंगा, वो कहने मतलब है सब एक ही चीज ही है ना, बार बार एक चीज बताने का मतलब नहीं है। बस मैं आपको बताता हूं कि बेंजाइलिक हैलाइड होता क्या है। सुनना जरा ध्यान से। ये है आपकी बेंजीन, इससे यहां पर CH2 जुड़ा है और उससे हेलोजन जुड़ा है। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। पहले बताओ, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है क्या? हाँ। अगर मैं इसके बारे में जानकारी निकालना चाहूं तो क्या क्या निकाल सकता हूं, देखना जरा ध्यान से। इसके बारे में जानकारी निकालना चाहूं तो क्या क्या निकाल सकता हूं। एक तो ये 1 डिग्री है ना, और दूसरा क्या है, ये sp3 भी है। क्यों sp3 क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से 4 सिग्मा बंध जुड़े हुए। ये 1 डिग्री लिखा है भाई, सिग्मा बंध नहीं है, ये 2 हाइड्रोजन सिग्मा बंध और ये 2 सिग्मा बंध है ना। 4 सिग्मा बंध जुड़े हुए, ये sp3 भी है, ये 1 डिग्री भी है। बात समझ गए क्या? ये 1 डिग्री भी है, sp3 भी है। क्लियर? अब बेंजीन से जुड़ा sp3 कार्बन, द्विबंध से जुड़ा sp3 कार्बन क्या था? अलायलिक। बेंजीन से जुड़ा sp3 कार्बन क्या है? बेंजाइलिक स्थिति। क्या बोलते हैं इसको? बेंजाइलिक स्थिति बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक स्थिति बोलते हैं ना। बात समझ गए? अब अगर मुझे इसका नाम लिखना हो तो इसको क्या बोलूंगा? बेंजाइलिक प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलूंगा? बेंजाइलिक हैलाइड। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सीधे सीधे, इतना नाम बड़ा मत लिखो, है ना। आप ऐसे लिख लो सिंपली, सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि ये क्या है? बेंजाइलिक प्राथमिक हैलाइड। क्या है? प्राइमरी हैलाइड मतलब प्राथमिक हैलाइड। सीधे सीधे ऐसे लिख दो, बेंजाइलिक प्राथमिक हैलाइड। हैलाइड बोल लो चाहे हेलो एल्केन बोल लो, एक ही बात है। हैलाइड बोल लो चाहे हेलो एल्केन बोल लो, एक ही बात है। बात समझ गए? अब जैसे एक और बता देता हूं ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो ये बेंजीन है और यहां पर इस तरह से 2 कार्बन लगे होते हैं और यहां हेलोजन लगा होता है। मुझे इतना सा बता दो दोस्त, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं क्या? इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं क्या? बताओ। तो ये 2 डिग्री है और संग संग sp3 भी है क्योंकि 4 सिग्मा बंध जुड़े हुए हैं। लेकिन ये स्थिति आप जानते ही हो कौन सी स्थिति है? बेंजाइलिक स्थिति। और अगर ये बेंजाइलिक स्थिति है तो इसको क्या बोलूंगा? बेंजाइलिक द्वितीयक, सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी द्वितीयक हैलाइड।
और अगर मुझे तृतीयक बनाना होता तो एक हाइड्रोजन हटा के और मिथाइल लगा देता, मतलब एक कार्बन और लगा देता, एक कार्बन और लगा देता ना, तो वो क्या हो जाता, तृतीयक हो जाता। तो अलायनिक क्या होता है, द्विबंध से जुड़ा sp3 कार्बन। बेंजालिक क्या होता है, बेंजीन से जुड़ा sp3 कार्बन, वो बेंजालिक स्थिति होती है, वो प्राथमिक भी हो सकती है, द्वितीयक भी हो सकती है, तृतीयक भी हो सकती है, प्राथमिक भी हो सकती है, द्वितीयक भी हो सकती है, तृतीयक भी हो सकती है। छापो, ये थे sp3, छापो, ये थे sp3, तो छाप लेना मेरे दोस्त। ये है sp3 वाले। कौन से हैं, sp3 वाले, क्लियर है, पोस्ट करके छापना है ना। अब sp2 की बात करते हैं, sp2 की, है ना, किसकी बात करेंगे दोस्त, sp2 की। sp2 संकरित कौन कौन से हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। sp2 संकरित कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा चलो एक और बताओ, एक और बताओ। अगर मान लो मैं आपसे पूछता, अगर मान लो मैं आपसे पूछता कि ये कौन सा हैलाइड है, ये अलाइलिक है या ये बेंजाइलिक है, क्या है ये अलाइलिक है या बेंजाइलिक है, बताओ। इस स्थिति को देखो ना यार दोस्त, इस स्थिति को देखो ना दोस्त, इस स्थिति को, ये कौन सी स्थिति है जहां पर हैलोजन लगा हुआ है, द्विबंध से जुड़ा sp3 कार्बन, यानी कि अलाइलिक है, यानी कि अलाइलिक हैलाइड है। कौन सा हैलाइड है, अलाइलिक हैलाइड है, अलाइलिक हैलाइड है, क्या है, अलाइलिक हैलाइड, अलाइलिक स्थिति पे जुड़ा है ना हैलोजन, अलाइलिक हैलाइड, क्लियर। अब sp2 वाले कौन कौन से होते हैं, पहला विनाइलिक हैलाइड। कौन से होते हैं, विनाइलिक हैलाइड, इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिख लो, किसी चीज में कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है ना। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड कैसे दिखते हैं, CH2 द्विबंध CH और यहां पर हैलोजन। sp2 संकरित कार्बन से, ये कार्बन कैसा है, sp2 संकरित है। कौन सा है दोस्त, sp2 संकरित। sp2 संकरित कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड बोलते हैं। और ये जो स्थिति है ना, ये वाली स्थिति, ये जो स्थिति है ना दोस्त, ये वाली स्थिति, ये वाली जो स्थिति है ना, ये वाली स्थिति जो है, इसको कौन सी स्थिति बोलते हैं, विनाइलिक स्थिति बोलते हैं। कौन सी स्थिति, विनाइलिक स्थिति बोलते हैं। अगर यहाँ हेलोजन की जगह OH लगा देता, विनाइल अल्कोहल हो जाता, NH2 लगा देता, विनाइल अमीन हो जाता। बात समझ गए आप। चलो भाई, अगर जैसे मान लो आपसे ये पूछूं मैं, ये अरे ऐसे ही, ये सब आपको पहले से पता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपन बेसिक से पढ़ाते हैं, है ना, अपन बेसिक से पढ़ाते हैं। क्या ये विनाइल हैलाइड है क्या दोस्त, देख के बताना, क्या ये विनाइल हैलाइड है क्या, हाँ। क्यों है भाई, क्योंकि ये कार्बन जो है ना दोस्त, ये कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो sp2 संकरित है, और sp2 संकरित कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। ये भी कैसा है, विनाइल हैलाइड वाला है। ये भी कैसा है दोस्त, विनाइल हैलाइड है। ये भी कैसा है, विनाइल हैलाइड। और दूसरा sp2 संकरित कौन सा होता है वो भी देख लो, एक होता है अराइल हैलाइड। क्या होता है, अराइल हैलाइड होता है। क्या होता है दोस्त, अराइल हैलाइड होता है, अराइल हैलाइड होता है। अराइल हैलाइड क्या होता है देख लो ना। अगर मान लो बेंजीन से सीधे हैलोजन जुड़ जाए, ये है बेंजीन से सीधे हैलोजन जुड़ जाए, अगर बेंजीन से सीधे हैलोजन जुड़ जाएगा तो ये बेंजीन का कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा है, क्या वो sp2 संकरित है क्या, इतना सा बता दो बस। अरे एक पाई बंद बनाए, एक पाई बंद में पी कक्षक चला गया होगा, बचा क्या, एक S और 2P, S और 2P मंडोली करेंगे, sp2 बना लेंगे। sp2 कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, लेकिन अब की बार ये बेंजीन है, द्विबंध नहीं है, ये बेंजीन है। इसको बोलते हैं अराइल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अराइल, यानी कि ये क्या है दोस्त, अराइल हैलाइड है। बेंजीन से जस्ट हैलोजन जुड़ा हो तो अराइल हैलाइड, बेंजीन के जस्ट बाहर वाले कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो तो वो बेंजाइलिक हैलाइड। ये बेंजाइलिक स्थिति है, बेंजीन के जस्ट बाहर वाला कार्बन बेंजीन से जुड़ा कार्बन है, मतलब बेंजीन से जस्ट हैलोजन जुड़ा है तो उसको अराइल हैलाइड बोलेंगे। और देखो, और देखो, ये देख के बताओ दोस्त कि ये अराइल हैलाइड का एग्जांपल है क्या, क्या ये भी एरिल हैलाइड है क्या, क्या ये भी एरिल हैलाइड है क्या, देख के बताओ, क्या ये भी एरिल हैलाइड है क्या, एरिल हैलाइड, क्या ये एरिल हैलाइड है क्या, क्या ये हेलो एरिन है क्या, हाँ हेलो एरिन है, ये हेलो एरिन है ना, हेलो एरिन है। अराइल पर हेलोजन लगा हुआ है, सीधे बेंजीन पर हेलोजन, सीधे बेंजीन पर हेलोजन लगा हुआ है, ये भी क्या है दोस्त, ये भी अराइल हैलाइड ही है। ये भी क्या है, अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड का सीधा मतलब क्या है, बेंजीन से जस्ट, बेंजीन से सीधे बेंजीन से हेलोजन जुड़ा हो। विनाइल का मतलब क्या है, द्विबंध से सीधे हेलोजन जुड़ा हो। बेंजाइल का मतलब क्या है, बेंजीन के बाहर वाले कार्बन से, बेंजीन से जस्ट जुड़े sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो। अलाइलिक का मतलब क्या है, द्विबंध से जस्ट जुड़े sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो। ये कहानी है भाई,
ये sp3 sp2, ये वर्गीकरण हो गया संकरण के आधार पर, संख्या के आधार पर। बहुत भारी चीज पढ़ाई है मैंने, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत भारी चीज पढ़ाई है ना मैंने, है इतनी हल्की चीज है भाई, है कैसी चीजें पढ़ा रहा हूं, समझ रहे? ये मोटी मोटी सी चीजें थी, मतलब छोटी मोटी चीजें थी, आगे होगी समझ में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन हो तो बताओ। मैं आपको आईयूपीएससी नामकरण नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ना भाई, पूरा यूपीएससी चैप्टर पढ़ाया, उसमें हेलोजन लगा दे। क्या आपको इसका यूपीएससी नेम लिखना नहीं आता क्या? बताओ, है 1 क्लोरोब्यूटेन। क्या आपको यहाँ हेलोजन लगा देता तो नहीं आता क्या? यहाँ लगा देता तो नहीं आता क्या? यहाँ ब्रोमीन लगा देता तो नहीं आता क्या? यहाँ पाइबन लगा देता तो नहीं आता क्या? आता तो है, तो इसको क्यों पढ़ाऊंगा मैं? ये सब तो पढ़ा चुका हूं ना, सामान्य नाम भी बता चुका हूं। ठीक है भाई, चले आगे। ये था वर्गीकरण। अब आगे बात करते हैं कार्बन हेलोजन के बंध की प्रकृति की। जो नेक्स्ट आइटम हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड यानी कि कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति। कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति को देखना है ना, किस प्रकार का कार्बन हेलोजन बंध का नेचर होता है, किस प्रकार का उसका प्रकृति होती है, वो देख लेते हैं। यह है कार्बन, यह है हेलोजन, बाकी के 3 सिग्मा बंध और होंगे, ठीक है, या फिर पाई बंध होंगे तो होंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। मुझे ये बताओ कार्बन और हेलोजन में ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है? पहले तो प्रेरणिक प्रभाव घुमाओ दिमाग में। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ। अब ये बताओ कार्बन हेलोजन में अधिक विद्युत ऋणी कौन है? कार्बन और हेलोजन में अधिक विद्युत ऋणी कौन है? हेलोजन है। तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन हेलोजन का है। अगर हेलोजन अधिक विद्युत ऋणी है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हेलोजन पे आंशिक ऋणायन आ जाएगा और कार्बन पर आंशिक धनायन आ जाएगा। बोलो, कार्बन पर आंशिक धनायन आ जाएगा और हेलोजन पे आंशिक ऋणायन आ जाएगा। क्लियर है? हेलोजन पे आंशिक ऋणायन, कार्बन पे धनायन। यह है कार्बन हेलोजन के बंध की प्रकृति। बहुत बड़ी चीज बता दी फिर से। अच्छा, कार्बन हेलोजन का बंध जो है क्या वो ध्रुवीय प्रकृति का है क्या वो पोलर नेचर का है क्या, या नॉन पोलर नेचर का है? अध्रुवीय है, ध्रुवीय? अरे यहां पे पोल जनरेट हो गए, प्लस और माइनस आ गए ना भाई। तो ये कैसा है? ध्रुवीय है, यानी कि पोलर है। कैसा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड है, यानी कि ध्रुवीय बंध है। कार्बन और हेलोजन में विद्युत ऋणता का अंतर है। हेलोजन अधिक विद्युत ऋण थी, उस पर आंशिक ऋणायन आएगा, कार्बन पर डेल्टा प्लस आएगा, आंशिक धनायन आएगा। क्लियर है? फिर यहां पर अपन बंध लंबाई की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? थोड़ी सी बंध लंबाई की बात कर लेते हैं। देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो काम आएगी अभी थोड़ी देर में काम आएगी। फिर आप मेरे को दिमाग खराब करोगे तो फिर मैं पहले ही बता दूं। जैसे मान लो कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन की बात करें तो कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन में ज्यादा बंध लंबा किसका होगा? ज्यादा बंध लंबाई किसकी होगी? बताओ जरा। अरे बाहर में क्या संकरण वंकरण, तुम तो सोचो। ये बंध कैसा बनेगा? 2p2p, ये तो जानते हो। कार्बन का 2p और फ्लोरीन का 2p मिलकर बना सकता है। ये बंध कैसा बनेगा? 2p3p। ये कैसा बनेगा? 2p4p। और ये कैसा बनेगा? 2p5p। हालांकि कार्बन संकरण करके बैठा होता है, sp3 sp2 कुछ तो होगा, तो sp3 2p, sp3 3p, sp3 4p, sp3 5p, यही तो होता है। अब एक चीज बताओ, कार्बन हेलोजन दोनों का साइज छोटा छोटा सा है। जब बंध बनता है तो एक कक्षक दूसरे कक्षक से मिलता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है, इनके बीच में ये लंबाई जो रहती है, मतलब ये जो त्रिज्या रहती है उसको डबल कर देते हैं अपन, याद है? रेडियस को डबल कर देते हैं, वही बंध लंबाई आती है। लेकिन कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन का साइज बड़ा होगा तो ये त्रिज्या बड़ी हो जाएगी। ये जो बीच में त्रिज्या आ रही है यहां से लेकर यहां तक वो डबल हो जाएगी ना, बड़ी हो जाएगी। क्लोरीन का साइज बड़ा है। फिर मैं ब्रोमीन पर जाऊंगा तो और बड़ी हो जाएगी त्रिज्या, और मैं आयोडीन पर जाऊंगा तो भयंकर बड़ी हो जाएगी। जितनी बड़ी त्रिज्या होती जाएगी उसका डबल ही तो बंध लंबाई होती है। ये तो पढ़ा होगा आपने। यहां त्रिज्या कम है, बंध लंबाई कम है, वहां त्रिज्या ज्यादा है, बंध लंबाई ज्यादा होगी। बात समझ में आई क्या? जितना बड़ा आकार होगा ना, जितना बड़ा गोला बनेगा उसकी रेडियस उतनी ज्यादा होगी। जब वो क्या करेगा, वो करेगा ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे उसको क्या बोलते हैं, अतिव्यापन करेगा। इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो त्रिज्या डबल होके तो अपन बंध लंबाई को नापते हैं। कार्बनिक रसायन में पढ़ा होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है? तो इस तरह से बंध लंबाई। तो बताओ किसकी बंध लंबाई ज्यादा आ रही है? खत्म करो यार। ज्यादा बड़ा बंध किसका होगा? सबसे बड़ा बंध होगा
कार्बन आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर ये तो बंध लंबाई का क्रम होगा। अब बंध सामर्थ्य की बात करते हैं। मैंने आपको जीओसी के अंदर बताया था कि जो बंध लंबाई होती है, बॉन्ड लेंथ, वो बंध सामर्थ्य यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। बताइए अपना आंसर। कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, सबसे मजबूत बंध कौन सा होगा दोस्त? कार्बन फ्लोरीन का, फिर कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, फिर कार्बन आयोडीन। अरे जितना बंध छोटा होगा, एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को लेना, उसको तोड़ने की कोशिश करना, टूटेगा नहीं। एक बड़ा सा लंबा सा बांस लेना, यूं करोगे टूट जाएगा, मोटाई सेम होनी चाहिए। सोच के देखो, एक छोटी सी पतली सी लकड़ी लो, उसको तोड़ने में मुश्किल आएगी। लंबी लकड़ी लोगे, खट देने से टूट जाएगी। तो ये लंबा बंध है, खट देने से टूट जाएगा। ये छोटा बंध है, मुश्किल से टूटेगा। बंध लंबाई और बंध सामर्थ्य एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं। यहां पे बंध लंबाई कम है, इसका बंध सामर्थ्य ज्यादा होगा। तो ये नेचर ध्यान रखना, ये बहुत काम में आएगा। अभी जल्दी से कौन सा बंध टूटेगा? कार्बन आयोडीन का बंध। देरी से कौन सा टूटेगा? कार्बन फ्लोरीन का बंध। छाप लो फटाफट। ये थी कार्बन हेलोजन के बंध की प्रकृति। फटाफट छाप लो। ये था नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। चले आगे, पोज करके छापना। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रासायनिक गुणधर्म। हेलो एल्केन, हेलो एरेन के रासायनिक गुणधर्म। बात समझ रहे हो? मैंने आपको बोला कि पहले मैं रासायनिक गुणधर्म पढ़ाऊंगा, फिर मैं निर्माण की विधि पढ़ाऊंगा, क्योंकि निर्माण की विधि में भयंकर रूप से रासायनिक गुणधर्म काम आएंगे। यहां जो मैकेनिज्म बताऊंगा वो बहुत ज्यादा काम में आएंगे। SN1 और SN2 बताने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। क्लास कक्षा 12वीं में पढ़ा होगा, और जो अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो भी ध्यान से सुन ले कि पहले रासायनिक गुणधर्म पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में पढ़ेंगे निर्माण की विधि। कोई दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन नहीं? आओ जरा फिर। तो यहां पर हेडिंग डाल लो। क्या डालोगे बताओ? हेलो एल्केन एवं हेलो एरेन के रासायनिक गुणधर्म। पहले मैं हेलो एल्केन के पढ़ा रहा हूं, फिर मैं हेलो एरेन के पढ़ाऊंगा। पहले मैं हेलो एल्केन के पढ़ा रहा हूं, फिर मैं हेलो एरेन के पढ़ाऊंगा। रासायनिक गुणधर्म मतलब केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपन। जो आपका हेलो एल्केन है ना, हेलो एल्केन, जो आपका हेलो एल्केन है ना, वो 3 तरह के गुणधर्म शो करता है। 3 तरह के रासायनिक गुणधर्म शो करता है। देखना जरा कैसे। 3 तरह के रासायनिक गुणधर्म शो करता है, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 तरह के रासायनिक गुणधर्म, 3 तरह की अभिक्रिया हम लोगों को देखनी है। सबसे पहली अभिक्रिया देखनी है हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अंग्रेजी हिंदी दोनों बताऊंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहली देखनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एल्केन को हम अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं बेटा। हेलो एल्केन को हम लोग अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। तो कहीं मैं अल्काइल हैलाइड बोल दूं तो परेशान मत हो जाना। हेलो एल्केन बोल लो चाहे अल्कील हैलाइड बोल लो, एक ही बात है। हेलो एल्केन बोल लो चाहे अल्कील हैलाइड बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो अल्कील हैलाइड जो है वो आपका सबसे पहला गुणधर्म जो दिखाता है वो दिखाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन आपको पता है, एक आइटम को हटाओ दूसरा आइटम लगाओ। एक आइटम को हटा के दूसरा आइटम लगाने को प्रतिस्थापन कहते हैं क्या? हाँ, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया जो एल्कील हैलाइड दिखा सकता है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, जो हम हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी की सारी। फिर भी मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, विलोपन अभिक्रिया। ना सिर्फ एल्कील हैलाइड की, अल्कोहल की भी पढ़ चुके हैं। याद है, वी हाइड्रोहेलोजिनीकरण, वी हेलोजिनीकरण है ना, एंटी विलोपन, E2 सब पढ़ चुके हैं। निर्जलीयकरण याद करो, निर्जलीयकरण, काब्जनन बनता था, पुनर्विन्यास भी होता था, सब पढ़ चुके हैं, रिवीजन करा दूंगा। और तीसरी प्रकार की है, फिर आ गया यार ये, तीसरी प्रकार की है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल यानी कि धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया, ये भी अपन लोग पढ़ चुके हैं। कहां पढ़े पता है? हाइड्रोकार्बन में।
अरे वो पढ़ी थी ना वुड्स अभिक्रिया, याद करो, वुड्स अभिक्रिया पढ़ी थी सोडियम ट्राइथर के साथ, वही तो है मेटल। सोडियम क्या धातु है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया थी, आरएक्स सोडियम डबल हो जाता था, 3 डिग्री केस में एल्कीन बन जाता था, 1,2 वाले केस में एल्कीन बनता था। अगर एक ही कार्बन मतलब एक ही यौगिक में 2 हेलोजन है तो 1,2 पे तो एल्कीन बनता था। 1,3, 1,4 या 1N तक जाते थे तो फिर वो चीजें चेंज हो जाती थी, एल्कीन एल्काइन नहीं बन पाता था। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हमें मेनली ये सीखना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड ये 3 तरह के रासायनिक गुणधर्म दिखाता है डियर, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा तीसरा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत चौड़ में, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। पहले पर पूरा पूरा फोकस करना है आपने, वो किस पे फोकस करना है, सबसे पहले वाले पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन हो तो बताओ। सबसे पहले वाले पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और मैंने पता है एक और चीज खेल गया मैं पहले ही, याद है मैंने आपको हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया था इलेक्ट्रॉन स्नेह समूह क्या होते हैं, नाभिक स्नेह समूह क्या होते हैं, संक्रमित अवस्था क्या होती है, मध्यवर्ती क्या होते हैं, वो तो अपन ने जीओसी में सीख लिया था। फिर मैंने बताया था कि विलायक की भूमिका क्या होती है, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, अध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक कौन से होते हैं। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन फोन से जुड़ा होता है, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक जिसमें हाइड्रोजन फोन को छोड़ के किसी और से जुड़ा होता है, अध्रुवीय विलायक जिसमें द्विध्रुव आगुन 0 आ रहा होता है। याद है, सारे एग्जाम्पल भी लिखा रखते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था उनकी भूमिका क्या होती है कि ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में तो धनायन ऋणायन दोनों घुलनशील हो जाते हैं, ध्रुवीय अप्रोटिक के अंदर धनायन घुलनशील ऋणायन अघुलनशील हो जाता है, और अध्रुवीय विलायक में दोनों ही अघुलनशील रहते हैं। याद करो, वो याद करो, पढ़ा रखा है। फिर वो इलेक्ट्रॉन स्नेह समूह, नाभिक स्नेह समूह पढ़ा दिए थे। फिर मैंने आपको नाभिक स्नेह समूह के बारे में और भी चीजें बताई थी, कौन कौन से कारक जो है नाभिक स्नेहिता को घटाते हैं बढ़ाते हैं। जितना ज्यादा ऋणात्मक आवेश होगा उतना ज्यादा नाभिक स्नेहिता होगी, है ना। विद्युतता की व्युत्क्रम अनुपाती होगी, याद करो, वो सारी चीजें पढ़ा रखी है पहले। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में अलग ऑर्डर आता था, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक में अलग ऑर्डर आता था। याद करो, बिल्कुल क्षारीय सामर्थ्य की तरह देखते थे। उसके अलावा मैंने आपको वहां पे काप धनायन का पुनर्विन्यास भी पढ़ा दिया था। याद करो, याद करो। वहीं पे मैंने आपको निष्कासित समूह भी पढ़ा दिया था, लिविंग ग्रुप, कौन से बढ़िया निष्कासित समूह, कौन से बेकार निष्कासित समूह, सब काम आएंगे यहाँ पे, सब काम आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वो पुराने पाप धोने का फिर से मौका मिलेगा। मैं आपको कह रहा हूं उन लेक्चर्स को वापस से एक बार रिवीजन मार लेना, खटखट खटखट ऐसे कॉपी उठा के देख लेना बस। ठीक है, अपना समय बचेगा यहाँ पे, ये लिख लिया होगा आपने। सबसे पहली अभिक्रिया हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं अंग्रेजी में इसलिए लिखा हूं क्योंकि इसको शॉर्ट में एसएन अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया? एसएन अभिक्रिया, जहां पर एन का मतलब तो न्यूक्लियोफिलिक है, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन है। आप समझ गए शॉर्ट में, मतलब ये अंग्रेजी में क्यों लिखा, एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन। इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा एसएन, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होता क्या है, रिएक्शन देखो पहले, होता क्या है, रिएक्शन देखो, अभिक्रिया कैसे चलती है। यह है आपका एल्कील हैलाइड, इसकी अभिक्रिया किससे करानी है दोस्त? इस एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया करानी है किसी नाभिक स्नेही समूह के साथ। किसके साथ? किसी नाभिक स्नेही समूह के साथ। जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? RNU, और यहां पर बनेगा X-। क्या हेलोजन को नाभिक स्नेही समूह ने प्रतिस्थापित कर दिया है? क्या हेलोजन की जगह नाभिक स्नेही समूह लग गया है? क्या ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक आइटम हटा के दूसरा लग गया, और वो जो आइटम हटा है और उसकी जगह जो दूसरा लगा है, क्या वो नाभिक स्नेही समूह है क्या? तो ये है एसएन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या है? एसएन अभिक्रिया। ये जो बाहर निकला है इसी को बोलते हैं लिविंग ग्रुप, निष्कासित समूह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? लिविंग ग्रुप, निष्कासित समूह बोलते हैं। ठीक है, तो एसएन अभिक्रिया क्या होती है, सुनना जरा ध्यान से। वह अभिक्रिया जिसमें पहला आक्रमण नाभिक स्नेही समूह का हो और कुल प्रतिस्थापन हो, उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, NSR कहते हैं। या NSR के बजाय SN लिखो ना, उसे क्या कहते हैं? SN कहते हैं। समझ गए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब इस अभिक्रिया के अंदर हमें, SN अभिक्रिया के अंदर हमें बहुत सारी SN
अभिक्रिया पढ़नी है, हमें पढ़नी है SN1, हमें पढ़नी है SN2, हमें पढ़नी है SNI, हमें पढ़नी है SNAR, हमें पढ़नी है SNAE, हमें पढ़नी है SNEA, समझ गए। और मौका मिलेगा तो मैं आपको SNNGP भी पढ़ा दूंगा, SNNGP, SN1, SN2, SNI, SNAR, SNAE, SNEA, SNNGP अलग अलग अभिक्रिया की क्रियाविधि है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमें SN1, SN2, SNI को डील करना है। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे अगले चैप्टरों में तो ये सब भी देखने को मिलेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में SNAR भी आ जाएगा क्योंकि हेलो एरेन भी है, ठीक है। मेनली हमें इस चैप्टर में शुरुआत के 4 को डील करना है, बाकी ये कार्बोनिल वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है SNAE और SNEA वाली बात मेनली वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। SN1, SN2, SNI, SNAR, SNAE, SNEA, SNNGP ये सभी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार है, जिसमें से मेन हमें शुरुआत के 3 तो पढ़ने ही है। और जो रासायनिक गुणधर्म है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ SN1, SN2 पढ़ना है। जब निर्माण की विधि आएगी तो SN1, SN2 और SNI भी आ जाएगा, फिर तीनों आ जाएंगे। अब समझ रहे हो आप, निर्माण की विधि में SN1, SN2 भी आएगा। अब SN1, SN2 ही नहीं आता होगा तो कैसे करोगे निर्माण? SN1, SN2 ही नहीं आता होगा, मैं आपसे बोलूंगा देखो यहाँ पे SN2 लग रहा है, यहाँ SN1 लग रहा है, पता ही नहीं है क्या लग रहा है, SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, ये नहीं पता, फिर कैसे कर लोगे? समझ गए? तो पहले रासायनिक गुणधर्म पढ़ना जरूरी है, फिर निर्माण की विधि पढ़ना जरूरी है। और मैं आपको साबित करके बताऊंगा ये बात, है ना, साबित करके बताऊंगा, ऐसे उड़ाऊंगा नहीं, देखो ये हटाओ ये लगा लो, ये हटाओ ये लगा लो, ऐसे नहीं करते, पूरा चौड़ में बताएंगे, टेंशन मत लो। क्लियर है क्या? तो हमें क्या क्या पढ़ना है, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। क्या होता है, हेलोजन की जगह न्यूक्लियोफाइल लगता है, देख रहे हो, एक आइटम हटके दूसरा आइटम लगाया, हेलोजन हटाया न्यूक्लियोफाइल लगाया, हेलोजन हटाया न्यूक्लियोफाइल लगाया, एक आइटम की जगह दूसरा आइटम। क्योंकि हेलोजन की जगह न्यूक्लियोफाइल प्रतिस्थापित हुआ है इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो निकला है उसको निष्कासित समूह बोलते हैं, जो निकला है उसको निष्कासित समूह बोलते हैं। छाप लो, पहला आक्रमण नाभिक स्नेह का होगा और कुल मिला के प्रतिस्थापन होगा तो उसे SN अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है? अभी अपन SN1 और SN2 सीखेंगे। SN1 पूरा चौड़ में देखेंगे, SN2 पूरा चौड़ में देखेंगे, इसकी सारी परिस्थितियां देखेंगे, इसकी सारी परिस्थितियां देखेंगे, फिर इनमें तुलना भी करेंगे, इसको बहुत चौड़ में पढ़ना है अपने को। ऑर्गेनिक की जान है ये, समझ रहे हो आप, ऑर्गेनिक की जान है ना, और जान को धोखा नहीं देते, ध्यान रखना, यह है ऑर्गेनिक की जान और जान को धोखा नहीं देते ना, ठीक है। आओ जरा, सबसे पहली अभिक्रिया हम लोग जो डील करने वाले हैं वो कौन सी है दोस्त? SN1 अभिक्रिया। इसको मैं चौड़ में लिख के बता रहा हूं। SN1 का मतलब क्या है, चौड़ क्या है देखना, सारा खेल चौड़ का है बेटा, सारा खेल चौड़ का है। SN का तो हमें मतलब पता है, 1 का मतलब क्या है बता रहा हूं, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर हिंदी में बोलूं ना तो ये क्या है, एकान्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकान्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकान्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकान्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो 1 का मतलब क्या है दोस्त, यूनिमोलिकुलर, 1 का मतलब क्या है यूनिमोलिकुलर, N का मतलब क्या है न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब क्या है सब्स्टिट्यूशन, 1 का मतलब क्या है एकान्विक, N का मतलब क्या है नाभिक स्नेही, S का मतलब क्या है प्रतिस्थापन। बात समझ गए? एकान्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होगी भाई, अभिक्रिया तो वही होगी, कौन सी, एक हटेगा दूसरा लगेगा, एक की जगह दूसरा लगेगा, और वो कौन लगेगा, वो नाभिक स्नेही समूह लगेगा, ठीक है ना, वो कौन लगेगा, नाभिक स्नेही समूह लगेगा। जैसे मैं आपको यहां पे बताता हूं कि मान लीजिए आपको इस तरह से दिया होगा, है ना, यहां पर R1, यहां पर R2, यहां पर R3 और यहां हेलोजन लगा होगा। क्या लगा होगा दोस्त, हेलोजन। और इसकी अभिक्रिया अगर आप किसी नाभिक स्नेही समूह के साथ करा रहे हो, SN1 अभिक्रिया में जो नाभिक स्नेही समूह होता है वो सामान्यतः, हमेशा नहीं, सामान्यतः खुद विलायक ही होता है। यहां पे लिख देता हूं उस बात को, लगभग केस में
विलायक स्वयं, विलायक स्वयं रहता है। कौन रहता है? विलायक स्वयं रहता है। और यह अभिक्रिया जो है वो कौन से विलायक में होती है? ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। सारा खेल चलेगा संग संग, सॉल्वेंट वॉल्वेंट सब आ जाएगा पिक्चर में, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में। यहां जो उत्पाद बनता है दोस्त, यहां जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? देखना जरा ध्यान से। यहां जो उत्पाद बनता है दोस्त वो क्या बनता है? R1, R2, R3 और यहां पर न्यूक्लियोफाइल प्लस यहां पर एक और उत्पाद बनेगा, दो उत्पाद बनेंगे। कैसे बनेंगे सब बताऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां R1, यहां R2, यहां R3 और यहां न्यूक्लियोफाइल, इस तरह से। ठीक है, मुझे तो बस ये बता दो, क्या हेलोजन हटके हमने न्यूक्लियोफाइल लगाया? क्या हेलोजन हटा के अपन ने न्यूक्लियोफाइल लगाया? अब चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, उससे कोई फर्क ना पड़ रहा, लेकिन हेलोजन हटा के अपन ने न्यूक्लियोफाइल लगाया गया। ठीक है, यहां पर मैं 2-3 शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, बार बार वो चलता रहेगा, तो मैं उसको यहीं पे डिक्लेयर कर देता हूं। आज ही घोषित कर देते हैं उसको, आज ही उसको क्या कर देते हैं? घोषित कर देते हैं। सुनना जरा ध्यान से। जिस तरफ हेलोजन लगा है अगर उसी तरफ नाभिक स्नेही समूह लगा हो, जिस तरफ हेलोजन लगा है उसी तरफ नाभिक स्नेही समूह लगा हो, तो इस तरह के उत्पाद को बोलते हैं रिटेंशन उत्पाद। क्या बोलते हैं? रिटेंशन उत्पाद। बार बार ये वर्ड आएगा, परेशान होंगे, इसलिए मैंने यहीं पे ले लिया, रिटेंशन उत्पाद। जिस तरफ हेलोजन लगा है उसके विपरीत दिशा में नाभिक स्नेही समूह लगा हो तो उसको बोलते हैं इनवर्जन उत्पाद। क्या बोलते हैं? इनवर्जन उत्पाद। क्या बोलते हैं? इनवर्जन उत्पाद। इन्वर्जन को हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी बता देता हूं यहीं पे। इन्वर्जन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम। इन्वर्जन को प्रतिलोम उत्पाद भी कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? इन्वर्जन को प्रतिलोम उत्पाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलोम उत्पाद। इन्वर्जन का मतलब प्रतिलोम भी होता है ना? इन्वर्जन उत्पाद या प्रतिलोम उत्पाद। रिटेंशन को रिटेंशन ही रहने देना। तो अगर हेलोजन की जगह पर ही न्यूक्लियोफाइल, जिस तरफ हेलोजन लगा उसी तरफ न्यूक्लियोफाइल प्रतिस्थापित हुआ, उसको रिटेंशन, उसके विपरीत में हुआ इन्वर्जन उत्पाद बनेगा। ठीक है, उसके विपरीत में हुआ इन्वर्जन उत्पाद। अभी बहुत सारी चीजें बोलूंगा मैं, टेंशन मत लो, है ना? मैं यहाँ पे मैकेनिज्म डिक्लेयर करूंगा, पूरा मैकेनिज्म लिख के बताऊंगा, और मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अभी तक मैंने आपसे एक भी बार लिखा कि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां क्रियाविधि इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुन लेना, क्या यहां पर क्रियाविधि इंपॉर्टेंट है? आओ जरा खेलते हैं फिर। क्रियाविधि सुनना जरा ध्यान से। यहां ले रहा हूं मैं R1, यहां ले रहा हूं मैं R2, यहां R3 और ये है हेलोजन। सुनते रहना बस, आपका काम है सुनने का। और इसकी अभिक्रिया हम लोग ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में कराते हैं, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है। चल अब मैंने आपको बताया था कार्बन और हेलोजन की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, कि यहां डेल्टा प्लस होता है और यहां डेल्टा माइनस होता है, इस तरह से, है ना? आंशिक ऋणायन और यहां पे आंशिक धनायन। ये जो जल का यौगिक है, ध्यान से सुनना दोस्त, ये जो जल का यौगिक है वो इस तरह की डिजाइन बना लेता है। आपको इस तरह की डिजाइन मैंने पहले भी बना के बता रखी है, इस तरह की HOH HOH। और आपको ये भी बता रखा है कि यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विद्युतीनता का अंतर है। यहां डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, आंशिक धनायन आंशिक ऋणायन। उसके कारण से आप ये बात समझ ही गए होंगे कि यहां पर मैं चाह क्या रहा हूं। कलर ही खत्म हो गया भैया, ये वाला ले लो। क्या ये डेल्टा माइनस इस हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करेगा? क्या देखना जरा। ये जो जल के यौगिक है ये हेलोजन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करने की वजह से ये कार्बन हेलोजन का बंध यहां से टूट जाएगा। कार्बन हेलोजन का बंध अपने आप नहीं टूटता, अगर टूट सकता होता तो बनता ही क्यों? टूटा ही पड़ा रहता ना भाई। अगर टूट सकता होता तो बनता ही क्यों? कोई ना कोई आइटम आएगा वही तो तोड़ के लेके जाएगा ना। तो वो टूट कैसे पा रहा है? क्योंकि यहां कार्बन और हेलोजन के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर है।
आंशिक ऋणायन आंशिक धनायन वाली बात है। आंशिक ऋणायन होने की वजह से जो जल का यौगिक है उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा, खींच रहा, भाई आ रहे आ रहे आ रहे। तब ये बंध क्या हो रहा है, धीरे धीरे टूटते जा रहा, टूटते जा रहा, टूटते जा रहा। एक ऐसी अवस्था आएगी जब ये कार्बन हेलोजन का बंध पूरी तरह से टूट जाएगा और ये जो हेलोजन है वो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ ले जाएगा। उस अवस्था में क्या होगा, उस अवस्था में ये होगा कि बीच में ऐसी अवस्था बन जाएगी, ध्यान से देखना, बस आप देखते रहना, बीच में ये अवस्था बन जाएगी। यहां होगा आपका R1, यहां होगा आपका R2 और यहां होगा आपका R3 और यहां आ जाएगा आपका धनायन, क्योंकि X निकल गया ऋणायन के रूप में, ठीक है। और ये होगा आपका रिक्त पी कक्षक। क्या होगा, रिक्त पी कक्षक। और आपको मैंने बता रखा है कि जो धनायन है ना वो sp2 होता है, यानी कि त्रिकोणीय समतलीय होता है, यानी कि R1 R2 R3 सब एक जगह पर माल है और ये जो पी कक्षक है वो उसके लंबवत है। जैसे पंखा बताया था, पंखा बीच का कार्बन है, इधर R1 इधर R2 इधर R3 और रिक्त पी कक्षक यूं है। अब उस पंखे को मैंने ऐसे खड़ा कर दिया और कुछ नहीं करा, है ना, यूं खड़ा कर दिया, समझाने में आसानी रहेगी इसलिए खड़ा किया है। मतलब R1 बोर्ड के पीछे जा रहा है, R3 तुम्हारी तरफ आ रहा है, R2 बोर्ड के तल में है। बात समझ रहे हो, पंखा है कुछ ना है। ये जो रिक्त पी कक्षक है ये इस R1 R2 R3 वाले तल के लंबवत है। अगर मैं इनको जोड़ दूं ना आपस में तो ये जो रिक्त पी कक्षक है इस त्रिकोण के लंबवत आ रहा है, समझ रहे हो। या फिर अगर मैं इसको ऐसे बनाता, मान लो ऐसे बनाता, तो इस तरह से था वो, ये समझ गए, ये वाला इस तरह से था, ये R1 ये R2 और ये R3 इस तरह से लंबवत है। बात समझ गए, ये रिक्त पी कक्षक इस तरह से लंबवत है। मैंने उसको इस डिजाइन में बना दिया, क्या फर्क पड़ रहा है ना। बात समझ गए क्या, मैंने उसको उस डिजाइन में बना दिया, क्लियर है। अब हो क्या रहा होगा, सुनो ना डियर, हो क्या रहा होगा वो सुनो आप। हमारा जो नाभिक स्नेही समूह है वो नाभिक स्नेही समूह इस तरफ से भी आ सकता है और वो नाभिक स्नेही समूह इस तरफ से भी आ सकता है। भाई रिक्त पी कक्षक इधर भी कहीं से भी आ सकता है। अगर मान लो आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो ना, ऐसे ऐसे आ गया वो, ऐसे इस वाले से समझो, इस वाले से R1 R2 R3 और ये रिक्त पी कक्षक है और ये धनायन है, ठीक है। R1 R2 R3 वाला मामला ऐसे और ये रिक्त पी कक्षक है, इस तरह से रिक्त पी कक्षक है। अब जो नाभिक स्नेही समूह है वो ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। ऊपर से आएगा तो R1 R2 R3 की शक्ल नीचे हो जाएगी, नीचे से आएगा तो R1 R2 R3 की शक्ल ऊपर हो जाएगी, ठीक है। और मैंने उसको यूं बना रखा है, यूं बना लो चाहे यूं बना लो, एक ही बात है। क्या न्यूक्लियोफाइल इधर से भी आ सकता है नाभिक स्नेही समूह, न्यूक्लियोफाइल उधर से भी आ सकता है। इधर से आएगा तो उधर चल जाएंगे सारे, उधर से आएगा तो सारे इधर आ जाएंगे, समझ रहे हो बात समझ रहे हो। तो दोनों तरफ से आ सकता है और दोनों तरफ से आने के चांसेस बिल्कुल बराबर हैं क्या, बिल्कुल बराबर। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं क्या सीधे, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या सीधे, देखना कि इसके बाद जो उत्पाद बनेगा, ध्यान से देखना, वो सीधे ये बनेंगे, वो सीधे ये बनेंगे क्या, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा और ये बनेगा और ये बनेगा और ये कितना बनेगा 50% और ये भी कितना बनेगा 50%, क्योंकि दोनों तरफ से आक्रमण होने के चांसेस बराबर हैं क्या दोस्त। अरे भाई ऊपर से नीचे से बराबर है, इसको ऐसे रख दूंगा, आगे से पीछे से बराबर है। जब आगे से धक्का लगेगा R1 R2 R3 उधर हो जाएंगे, जब पीछे से धक्का लगेगा R1 R2 R3 इधर हो जाएंगे, ऊपर से धक्का लगेगा नीचे हो जाएंगे, नीचे से लगेगा ऊपर हो जाएंगे। ऐसे रख लो चाहे ऐसे रख लो, बात तो एक ही। पंखे को ऐसे रख लो, उसका डंडा ऐसे या ऐसे करके रख लो, एक ही बात है ना। तो वैसे रख रखा है मैंने, तो आगे से भी आ सकता है पीछे से भी आ सकता है, दोनों के चांसेस बराबर है। अगर इस तरफ से आएगा तो वो बनेगा, उस तरफ से आएगा तो ये बनेगा, दोनों के चांसेस बराबर हैं। जिस तरफ हेलोजन था अगर उसी तरफ से आ रहा है तो रिटेंशन वाला बनेगा और अगर उसके विपरीत से आ रहा तो इन्वर्जन वाला बनेगा, प्रतिलोम वाला। खैर मुद्दे की बात वो नहीं है, वो तो बन ही जाएंगे, वो तो समझ में आ जाएगा। मुद्दे की बात है जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक वो थोड़ी ना बनेगा, और इसको तोड़ने में ही सबसे ज्यादा मशक्कत है। तो ये है आपका स्लो स्टेप, धीमा पद,
और सारा खेल धीमे पद का होता है, क्योंकि धीमा पद ही आरडीएस पद होता है। आरडीएस मतलब दर को निर्धारित करने वाला पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यह है दर को निर्धारित करने वाला पद, पहला पद, जिसमें कार्बन हेलोजन का बंध टूट रहा है। अब यहां से सारी कहानी चालू होगी, यहां से सारे पॉइंट्स चालू होंगे। यह पद कब जल्दी कंप्लीट होगा? जितना बढ़िया ये कार्बोनाइन बन रहा होगा। बोलो, जितना बढ़िया क्वालिटी का ये कार्बोनाइन बनेगा उतनी जल्दी ये कार्बन हेलोजन का बंध टूटेगा, तभी तो ये बनेगा भाई। तो जितना बढ़िया कार्बोनाइन उतनी अभिक्रिया की दर फास्ट होगी। यह अभिक्रिया कितने पद में पूर्ण हो रही है? दो पद में, पहला पद, दूसरा पद, दो पद में पूर्ण हो रही है। पहला पद इसका धीमा पद है जिसमें मध्यवर्ती कार्बोनाइन बन रहा है, और अगर कार्बोनाइन बन रहा है तो पुनर्विन्यास भी होगा, और अगर पुनर्विन्यास होगा तो एक दो से ज्यादा पद भी हो सकते हैं, लेकिन मेन पद तो दो हैं, वो बीच वाले तो वो है पुनर्विन्यास, बिचौलिए हो तो उससे कोई लेना देना नहीं। कार्बोनाइन बन गया, पुनर्विन्यास तो कराना ही है, उसमें तो दिक्कत ही नहीं। तो पहला पद धीमा पद है, सारी जिम्मेदारी उसकी है, वही सारी कार्यकाल को संभाले हुए है, ठीक है ना। जितनी जल्दी कार्बोनाइन बनेगा उतनी जल्दी अभिक्रिया पूर्ण होगी, जितना स्थायी कार्बोनाइन होगा उतनी जल्दी अभिक्रिया पूर्ण होगी। बात समझ गए? और कार्बोनाइन कब बढ़िया बनेगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री में। 3 डिग्री कार्बोनाइन ज्यादा स्थायी होता है ना, प्रत्येक कार्बोनाइन 3 जगह से प्लस आई लगेगा भाई, 2 डिग्री में 2 जगह से प्लस आई लगेगा भाई, 1 डिग्री में एक ही तरफ से लगेगा। अभिक्रिया की जो दर है, अगर मैं रेट लो लिखना चाहूंगा, रेट लो है ना, रेट लो होता है ना, वो के आर एक्स ऐसे करके है ना, रेट लो लिखना चाहूंगा, तो वो इस पे निर्भर करेगा और इस जल पे निर्भर करेगा। लेकिन जल तो अधिक्य में होगा, एक्सेस में पड़ा होगा, अतः होगा, वो तो विलायक है। तो जो अधिक्य में होता है उसकी सांद्रता को हम 1 ले लेते हैं। तो केवल और केवल किस पे निर्भर कर रहा है? एल्किल हैलाइड पे निर्भर कर रहा है। और अगर केवल और केवल एल्किल हैलाइड पे निर्भर कर रहा है तो इसका ऑर्डर भी बता सकते हैं और इसकी आणविकता भी बता सकते हैं। समझ गए? सारा खेल किसका है? धीमे पद का। एक एक करके वो पॉइंट्स लिखना चालू करते हैं। पहले आप ये बताओ कि आपको इतनी बात समझ में आई क्या? कैसे आक्रमण हुआ आगे से पीछे से, धनायन क्यों बना, कैसे बंध टूटा होगा? अपने आप तो नहीं टूटा होगा, किसी की मदद से टूटा होगा। मदद कौन कर रहा है? ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। अगर ये ध्रुवीय प्रोटिक विलायक नहीं होता, ध्रुवीय अप्रोटिक होता तो क्या होता बताओ? मैंने आपको बताया था ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक में धनायन तो घुलनशील होता है, ऋणायन ना होता, ऋणायन नहीं होता। तो क्या ये ऋणायन को खींच पाता अपनी तरफ? ध्रुवीय प्रोटिक विलायक नहीं खींच पाता। और ये बंध पता टूट क्यों रहा है? क्योंकि ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में धनायन और ऋणायन दोनों घुलनशील होते हैं। जैसे ही धनायन बनेगा और साथ में इसके ये X माइनस बनेगा तो ये दोनों घुलनशील हो जाएंगे किसमें? ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में। और वो जो घुलनशीलता की वजह से जो ऊर्जा निकलेगी ना, वो इस बंध ऊर्जा को कंपनसेट करेगी, वो प्रतिकार करेगी इसका। भाई ऐसे थोड़ी ना है कि तुम बाहर से ऊर्जा दोगे, 100 रुपए खर्च कर दोगे, फायदा भी तो देखोगे। वो फायदा कहां से मिल रहा है? वो कंपनसेट कहां से हो रही है? ये जो बंध टूट रहा है ना, ये जो बंध टूट रहा है, ये भी घुलेगा, ये भी घुलेगा, और इनके घुलने पर जो ऊर्जा बाहर निकल रही होगी ना सिस्टम से, वो इस बंध के तोड़ने में मदद कर रही होगी, वरना वहां पे पीछे आ जाएगी। समझ रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? तो यहां सिर्फ ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की केस, ध्यान से सुनते रहना माय डियर। सारा खेल सुनने का है, फिर लिखने का है थोड़ी देर बाद, पहले सुनने का है। वो तो समझ में आई होगी, 2 पद में पूर्ण हो रही है। कार्बोनाइन जितना बढ़िया बनेगा उतनी जल्दी होगी। रेट वेट की बात अभी समझा दूंगा, पीछे लिख के लाऊंगा, अभी आगे समझा दूंगा। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक क्यों लिया है? क्योंकि धनायन और ऋणायन दोनों घुलनशील होते हैं, दोनों घुलेंगे तो ऊर्जा जो निकलेगी वो कंपनसेट करेगी इस बंध को तोड़ने में। और ध्रुवीय अप्रोटिक होता तो वैसे भी हेलोजन को खींच नहीं पाता। और अध्रुवीय विलायक तो भूल ही जाओ। बात समझ गए? तो इतनी बातों को लिख लेते हैं। पहली बात क्या है? यह अभिक्रिया 2 पद में पूर्ण होती है। दूसरी बात, पहला पद धीमा पद है। धीमा क्यों है भाई? धीमा क्यों है? मुश्किल काम है। एक अष्टक पूर्ण प्रजाति से एक अष्टक अपूर्ण प्रजाति बना रहे हो तो धीमे से ही तो बनेगी भाई। ये बन गई तो इसके बाद वाली कहानी तो आसान है भाई, उसका तो वापस अष्टक पूर्ण हो रहा, उसमें तो दिक्कत ही ना है।
बात समझ के, पहला पद धीमा है। धीमे पद में मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है। पुनर्विन्यास संभव है क्योंकि कार्ब धनायन बन रहा है। पुनर्विन्यास संभव है क्योंकि कार्ब धनायन बन रहा है। लिखते चलो, पुनर्विन्यास संभव है क्योंकि कार्ब धनायन बन रहा है। अगर मैं अभिक्रिया की दर की बात करूंगा ना दोस्त, अभिक्रिया की दर की बात करूंगा तो वो किस पे निर्भर कर रही है? केवल और केवल एल्किल हाइड्रेट। वो जल पे भी निर्भर कर रही थी, लेकिन जल की सांद्रता तो 1 हो जाएगी। जल की सांद्रता तो 1 हो जाएगी क्योंकि वो तो अधिक में है। हटाओ उसको, हटाओ। केवल और केवल किस पे निर्भर करेगी? एल्किल हैलाइड पे। एल्किल हैलाइड पे निर्भर करेगी तो ऑर्डर तो बता ही सकते हो। यहां से ऑर्डर आ गया 1, क्योंकि जो होता है वो इसके वर्ग कोष्टक के ऊपर जो 1 नंबर 2 नंबर लिखा रहता है उसी पे तो निर्भर करता है। ऑर्डर आ गया 1। आणविकता कितनी है? धीमे पद में कितने अणु भागीदारी दिखा रहे हैं? केवल और केवल एल्किल हैलाइड। जल तो पड़ा हुआ है वहीं पे यार, जल तो अधिक्य में है। केवल और केवल एल्किल हैलाइड जो है वो धीमे पद में दिख रहा है क्या? ये देखो, केवल एल्किल हैलाइड के साथ ही काम बिगड़ाएंगे यहां पे। केवल एल्किल हैलाइड धीमे पद में भागीदारी दिखा रहा है और एल्किल हैलाइड दिखा रहा तो वो एक ही अणु है, इसलिए कैसी? एकान्विक। इसकी आणविकता कितनी है? 1 है। ठीक है। और कुल मिलाकर हेलोजन के नाभिक इसने समूह लगाया, इसलिए नाभिक इसने प्रतिस्थापन है, वो तो लिखाने की जरूरत ही नहीं है। ऑर्डर 1 और आणविकता 1 क्यों आ रही समझ रहे हो? क्योंकि केवल एल्किल हैलाइड दिखा रहा है। जल तो अधिक्य में है, उसकी भागीदारी थोड़ी ना है। केवल एल्किल हैलाइड, केवल एल्किल हैलाइड की भागीदारी है। ठीक है ना? सुनते चलना, बस सुनते चलना। ऑर्डर 1 आ गया, आणविकता 1 आ गई, रेट वाली बात लिख ली। पुनर्विन्यास संभव है, धीमे पद में मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है। पहला पद धीमा पद है, यह अभिक्रिया 2 पद में पूर्ण होती है। इसको छाप लो, अगले पॉइंट लिख रहा हूं क्योंकि इसके बाद लिखूंगा अगले पॉइंट अगले पेज पे। उसमें वो उसकी बात करेंगे, अभिक्रिया की दर वर्ग की बात करेंगे। अभिक्रिया की दर SN1 अभिक्रिया की दर किस बात पे निर्भर कर रही है? SN1 अभिक्रिया की दर किस बात पे निर्भर कर रही है? 2 बातों पे निर्भर कर रही है। पहली बात, SN1 की दर जो है वो किस पे निर्भर कर रही है? कार्ब धनायन के स्थायी पर। जितना ज्यादा कार्ब धनायन स्थायी होगा उतनी ज्यादा SN1 की दर होगी। बोलो, जितना ज्यादा कार्ब धनायन स्थायी होगा उतनी ज्यादा SN1 की दर। तो अगर मैं पूछूं आपसे कार्ब धनायन के स्थायी का क्रम, तो कार्ब धनायन कौन सा सबसे ज्यादा स्थायी होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मेथिल। ये क्रम होता है कार्ब धनायन के स्थायी। तो अगर कार्ब धनायन के स्थायी का ये क्रम है तो SN1 की दर का क्रम क्या हो जाएगा दोस्त? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से ज्यादा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से ज्यादा, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ग्रेटर देन मेथिल हैलाइड से ज्यादा। इसमें तो होगी ही नहीं, लास्ट वाले में तो होगी ही नहीं, यूं मान लो आप, लास्ट वाले में तो होगी ही नहीं। तो SN1 की दर क्या होगी? 3 डिग्री में सबसे तीव्र, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मेथिल हैलाइड। क्योंकि जितना ज्यादा स्थायी कार्ब धनायन बनेगा उतनी ज्यादा SN1 की दर। यही पहली बात। अगर मान लो एल्कील समूह समान है, हो एल्कील समूह समान हो, मान लो तुलना करने को आ गया और एल्कील समूह समान हो रखे हैं, मतलब ये जो दिख रहा है ना, तो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये सब में एक जैसा आ गया। अब भागीदारी किस पे आ गई? पूरी जिम्मेदारी इस हेलोजन पे आ गई। एल्कील समूह समान हो, अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का खेल खेल रहा है। कौन सा बंध जल्दी से टूटेगा? जो बड़ा होगा यार। कार्बन आयोडीन का बंध जल्दी टूटेगा ना, वो बड़ा है, वो पहले ही बता दिया आपको। फिर कार्बन ब्रोमीन, फिर कार्बन क्लोरीन। अगर एल्कील समूह समान हो तो SN1 की दर किस बात पे निर्भर करती है? निष्कासी समूह के स्थायी पर, लिविंग ग्रुप के स्थायी पर, लिविंग ग्रुप के स्थायी पर।
समझते रहना ध्यान से, है ना। अगर मैं लीविंग ग्रुप के स्थाई की बात करूं तो मुझे बताओ I माइनस Br माइनस Cl माइनस और F वायरस। मैंने आपको बताया था निष्कासित समूह जो निकलने के बाद ज्यादा स्थायी फील करे, कौन सा बढ़िया होगा? जिसपे ऋणायन आवेश ज्यादा स्थायी होगा। बड़ी साइज पे या छोटी साइज? बड़े आकार पे ऋणायन विस्तृत रूप से पड़ा है, छोटे आकार पे ऋणायन कंजस्टेड पड़ा है, तो सबसे ज्यादा ये स्थायी, फिर ये स्थायी, फिर ये स्थायी। अगर लीविंग ग्रुप के स्थायी का क्रम ये है तो SN1 की दर, अगर एल्कीन समूह समान है, एल्कीन समूह समान नहीं है तो ये लगाओगे, एल्कीन समूह समान है तो क्या लगाओगे? RI में RBr से ज्यादा, RBr में RCl से ज्यादा, और फिर RF में, RF में तो होती ही नहीं है इसलिए गेटे गेटे लिख दिया। सबसे ज्यादा एल्किल आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोरीन। अरे इस बंद को जल्दी टूट जाएगा, फिर ये जितनी जल्दी कार्ब विनायन बनेगा उतनी जल्दी देगा, तो ये बंद जल्दी टूटेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, या फिर लिविंग ग्रुप के स्थाई से देख लो, समझ गए। ये SN1 की दर हो गई। आणविकता बता दी, ऑर्डर बता दिया, रेट बता दिया, कार्ब विनायन के स्थाई पर निर्भर करती है वो बता दी। लिविंग, अगर एल्किल समूह समान हो गया तो कार्ब विनायन भी क्या कर लेगा? तो फिर क्या है, एल्किल आयोडाइड में दो चीजें है ना भाई, रेट किस पे निर्भर कर रही थी? देखो आप, रेट किस पे निर्भर कर रही है? आर पर भी कर रही है, एक्स पर भी कर रही है। आर ही समान हो गए तो एक्स को देखेंगे ना भाई, आर ही समान हो गए तो एक्स को देखेंगे। बात समझ गए? क्लियर है? और पॉइंट्स लिख रहा हूं, पॉइंट्स का खेल है सारा, सारा खेल किसका है? पॉइंट्स का है। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में ध्रुवीय प्रोटिक विलायक लिया जाता है क्योंकि उसमें धनायन एवं ऋणायन दोनों घुलनशील होते हैं, दोनों घुलनशील होते हैं, और वह बंध विखंडन की ऊर्जा को कंपनसेट करते हैं। प्रतिकार बोलते हैं ना, कंपनसेट को प्रतिकार करते हैं। मतलब जो बॉन्ड एनर्जी ना कार्बन हेलोजन की, वो किससे कंपनसेट होगी? बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हेलोजन वो कंपनसेट होगी। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हेलोजन किससे कंपनसेट होगी? धनायन और ऋणायन की घुलनशीलता से, घुलनशीलता ऊर्जा से, घुलनशीलता ऊर्जा से। जो कार्बन हेलोजन की बंद ऊर्जा है ना, वो किससे कंपनसेट होगी? घुलनशीलता ऊर्जा से कंपनसेट होगी। इसलिए ध्रुवीय प्रोटिक लिया है कि उसमें दोनों घुलनशील हो जाते हैं। बात समझ गए आप? अगर मान लो यदि नाभिक स्नेही समूह के आक्रमण के पश्चात, मन के पश्चात किरेल केंद्र बनता है, केंद्र बनता है, तो उत्पाद रैसिमिक मिश्रण मिलेगा। क्या मिलेगा? रैसिमिक मिश्रण मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त? उत्पाद रैसिमिक मिश्रण मिलेगा। देखो ना भाई, ये मैंने उत्पाद बना दिया था पहले ही, है ना। ये भी बनेगा, वो भी बनेगा, एक्स वहां पे भी लग सकता है जहां नाभिक स्नेह समूह, और पीछे भी लग सकता है, दोनों उत्पाद। और दोनों के आक्रमण होने के चांसेस बराबर बराबर हैं, 50-50% बनेंगे अगर किरेल केंद्र बनता है। दिख रहा है आपको ये किरेल केंद्र? दिख रहा है किरेल केंद्र? ये रहा, ये रहा। दोनों के चांसेस बराबर बराबर है और किरेल केंद्र बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है? रैसिमिक मिश्रण उत्पाद बन रहा है, वो लिखा है। यदि नाभिक स्नेह समूह के आक्रमण के पश्चात किरेल केंद्र बनता है तो उत्पाद जो है वो रैसिमिक मिश्रण बनेगा। कैसा बनेगा? रैसिमिक मिश्रण मिलेगा, बराबर बराबर मिलेगा। ठीक है, बात समझिए? बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज। कितने पद में हो रही है? 2 पद में। पहला पद धीमा पद है, वो सारी बातें बता दी आपको। ठीक है ना? और तो क्या लिखोगे? और तो क्या लिखोगे? वो लिख लो कि SN1 के लिए बेहतरीन कंडीशंस क्या है। SN1 के लिए
उचित परिस्थितियां, उचित परिस्थितियां क्या क्या है, SN1 के लिए उचित परिस्थितियां क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे काम की बात है हमारे लिए। सबसे पहली परिस्थिति तो कि सबसे बढ़िया किसमें होगी, 3 डिग्री एल्कील हैलाइड में होगी। दूसरी परिस्थिति ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए SN1 के लिए। और तीसरी परिस्थिति क्या लिखोगे, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताओ, क्या यहां पर एल्कील हैलाइड का खेल चल भी रहा है क्या, सॉरी नाभिक स्नेही समूह का खेल चल भी रहा है क्या? नाभिक स्नेही समूह जो है वो धीमे पद में आक्रमण कर रहा है या वो फास्ट पद में आक्रमण कर रहा है? वो फास्ट पद में। तो नाभिक स्नेही समूह से हमें लेना देना ही नहीं भाई, नाभिक स्नेही समूह से हमें लेना देना ही नहीं है। नाभिक स्नेही समूह जो है वो दुर्बल होना चाहिए। SN1 के लिए नाभिक स्नेही समूह क्या होना चाहिए, दुर्बल। अगर प्रबल हो गया तो फिर SN2 हो जाएगी, वहां चल के बताऊंगा कि क्या होता है ना। तो नाभिक स्नेही समूह जो है वो दुर्बल होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त, दुर्बल होना चाहिए, बेकार होना चाहिए। जैसे दुर्बल में अगर मैं बताऊं आपको कि जल और OH- इन दोनों में नाभिक स्नेहिता का क्रम पूछूं, बता रखा है आपको, नाभिक स्नेहिता का क्रम बता रखा है, पढ़ लेना वो हाइड्रोकार्बन में शुरुआत के 1-2 लेक्चर जो पढ़ाया था। तो जल और OH- में दुर्बल बढ़िया नाभिक स्नेह समूह है ये वाला, तो दुर्बल कौन सा होगा, ये वाला। मतलब मैं बता देता हूं ना, ये होगा आपका दुर्बल, ये होगा आपका प्रबल। तो हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। इस केस में तो SN2 हो जाएगी, इस केस में SN1 होगी, इस केस में SN2 होगी। बात समझ गए, बात समझ गए। 3 डिग्री न्यूक्लियोफाइल दुर्बल चाहिए, दुर्बल प्रबल वाली बात लिख दी। बात समझ रहे हो आप। निष्कासित समूह कैसा चाहिए, बढ़िया। लिविंग ग्रुप जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए ना। लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, निष्कासित समूह तो बढ़िया होना चाहिए ना। और अगर मान लो कार्बोनाइन बेग बंधन या अनुनाद स्थायी मिल जाए, मौजी हो जाए भाई। अगर कार्बोनाइन को बेग बंधन स्थायी मिल जाए और अनुनाद स्थायी मिल जाए तो मजे आ जाए, क्योंकि खेल तो सारा किस बात का चल रहा है, कार्बोनाइन के स्थायी का चल रहा है ना। जितना ज्यादा कार्बोनाइन स्थायी होगा उतना बढ़िया काम हो जाएगा हमारे लिए, तो है ना। मतलब उचित परिस्थिति देख रहे हैं, बेस्ट कंडीशन देख रहे हैं। 3 डिग्री एल्कील हैलाइड, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, नाभिक स्नेह समूह दुर्बल चाहिए, निष्कासित समूह प्रबल होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि बैक बॉन्डिंग, बैक बंधन है ना, बैक बॉन्डिंग मतलब बैक बंधन या अनुनाद स्थायी कार्बोनाइन, ये मिल जाए अपने को, मजे आ जाए। ये उचित परिस्थितियां हैं, ये उचित परिस्थितियां किसके लिए, SN1 के लिए। ये आपका SN1 खत्म हो गया भाई। एक क्वेश्चन करेंगे कंपैरिजन वाला, है ना। पहले मैं आपको SN1 SN2 पूरा चौड़ में पढ़ाने के बाद, इनके तुलना करने के बाद, उसके बाद फिर अपन देखेंगे किसमें SN1 लगता है, किसमें SN2 लगता है। SN2 वाली कौन सी अभिक्रिया है, SN1 वाली कौन सी अभिक्रिया, ठीक है। ये आपका SN1 पूरा खल्लास। SN1 में क्या होता है, जल्दी जल्दी SN1 में क्या होता है कि अपने को दुर्बल नाभिक स्नेह समूह चाहिए होता है ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की उपस्थिति में, ठीक है। वो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक खींचता है जिससे कार्बोनाइन बनता है। वो कार्बोनाइन का बनना धीमा पद है, और वो धीमा पद है और कार्बोनाइन बनता है तो पुनर्विन्यास भी होगा। जल्दी बोल सकते मेरे साथ में, कार्बोनाइन बनता है तो पुनर्विन्यास भी होगा, ठीक है ना। 2 पद में अभिक्रिया होती है, पहला पद धीमा पद है जिसमें कार्बोनाइन बनता है, कार्बोनाइन बनता है, पुनर्विन्यास भी होगा अगर हो सकता होगा तो। सारा खेल किस बात का है, कार्बोनाइन के स्थायी का। जितना बढ़िया कार्बोनाइन होगा उतनी जल्दी अभिक्रिया पूर्ण होगी। एक बात, SN1 की दर कार्बोनाइन के उस पर निर्भर कर रही है। अगर मान लो कि अल्कील समूह समान हो जाए, R वाला पार्ट ही समान हो जाए, तो कार्बोनाइन से कैसे देखोगे, तो फिर कैसे देखोगे, हेलोजन वाले पार्ट से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन वाला पार्ट जल्दी निकल जाएगा क्योंकि वो अच्छा निष्कासित समूह है। बात समझ गए, क्लियर। तो ये सारा SN1 का खेल है। अगर मान लो किरेल केंद्र बनता है नाभिक स्नेही समूह के बाद, तो फिर आपका रासायनिक मिश्रण उत्पाद बनेगा, मतलब R भी बनेगा और S भी बनेगा, और दोनों के बनने के चांसेस भी बराबर बराबर होंगे। क्लियर है, दोनों के बनने के चांसेस भी बराबर बराबर होंगे। और ध्रुवीय प्रोटिक विलायक क्यों लेते हैं, क्योंकि वो जो घुलनशीलता होती है ना धनायन और ऋणायन की, वो कंपनसेट करती है उस बंद ऊर्जा को। जो बंद तोड़ा है कार्बन हाइड्रोजन का, मर्जी से तोड़ना टूट जाएगा, पीछे नहीं आ जाएगी रिएक्शन, है ना, पीछे नहीं आ जाएगी रिएक्शन, पीछे आ जाएगी, ठीक है। ऑर्डर 1 होता है क्योंकि रेट लो लिखा था। आणविकता 1 इसलिए होती है क्योंकि केवल एल्किल हैलाइड पे निर्भरता आ रही है, केवल एल्किल हैलाइड भागीदारी दिखा रहा है और कोई भागीदारी दिखाई नहीं, नाभिक स्नेह दिखाई नहीं रहा ना। 2 ही आइटम है, एक एल्किल हैलाइड है, एक नाभिक स्नेह। नाभिक स्नेह दूसरे पार्ट में आ रहा है। बताओ क्या यहाँ पे नाभिक स्नेह
ने रोल दिखाया गया पहले पद में। देखो क्या यहाँ पर नाभिक स्नेह ने रोल दिखाया? नहीं, वो तो दूसरे पार्ट में आया ना। तो एल्किल हैलाइड पे निर्भर कर सकती थी या नाभिक स्नेह पे? नाभिक स्नेह का रोल ही नहीं है पहले पद में, केवल और केवल किसका रोल है? एल्किल हैलाइड का। इसलिए आणविकता कितनी आ रही है दोस्त? 1 आ रही है, इसलिए इसको SN1 बोला। कुल मिला के प्रतिस्थापन हो रहा है नाभिक स्नेह समूह द्वारा, इसलिए SN1। बात समझ में आ गई? इसको छाप लो एक बार के लिए आप, है ना। फिर अपन क्वेश्चन करते हैं बढ़िया क्वालिटी के, तब है मजा। SN1 खत्म होगी, फिर SN2 पढ़ना चालू करेंगे, है ना। इसी तरह से सारे पॉइंट्स लिखेंगे, है ना। SN1 SN2 के कंपैरिजन कर लेंगे, मजे ही आ जाएगा। ठीक है, छाप लो फटाफट पोस्ट करके। हाँ भाई, नोट कर लिया होगा। सारी बातें क्लियर है कि नहीं, ये बताओ पहले। सारी बात क्लियर होनी चाहिए कि काव्यनयन बन रहा है, पहले धीमे पद में बन रहा है, ठीक है। और अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर कर रही है, क्योंकि पहले पद में नाभिक इसमें आया ही नहीं है यार, और आणविकता भी एक है, और कुल मिला के प्रतिस्थापन हुआ वो भी नाभिक स्नेह समूह का, इसलिए SN1 बोल दिया। समझ गए? दर किस किस बात पे निर्भर कर रही है, क्या क्या आइटम है, सब कुछ बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और जो SN2 वाली रिएक्शन है ना, वो मैं आपको अगले टाइम पे पढ़ाऊंगा। पहले SN1 अच्छे से पढ़ के आना, फिर SN2 बताऊंगा, ताकि SN1 SN2 में तुलना करने में दिक्कत नहीं आएगी, फिर लंबा हो जाएगा लेक्चर। और आप लोगों ने बोला था कि चलो सर थोड़ा सा लेक्चर छोटा बना दो, तो आज छोटा बना देते हैं आपके लिए, ठीक है ना। क्यों बना रहा हूं छोटा, उसका सुनना, उसका कारण सुनना। छोटा इसलिए बना रहा हूं ताकि आप वो वाला चीज रिवाइज करके बैठो जो मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, नाभिक स्नेहता को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, किसमें घुलनशीलता, किसमें, वो रिवाइज करना है ना। एक क्वेश्चन कर लो आप, SN1 के दर की तुलना करें, SN1 के दर की तुलना करें, SN1 के दर की तुलना करें। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें रिएक्शन में भी बहुत ज्यादा काम में आएंगे। बस ईमानदारी से करना है यार दोस्त, है ना। कैसे करोगे? ईमानदारी से करोगे। कैसे करोगे? ईमानदारी से करोगे। भाई सारा खेल किस बात का है? जहां हेलोजन लगा है ना, जहां हेलोजन लगा है वहां उस हेलोजन को हटा के धनायन बनाओ, उस धनायन की स्थिरता को चेक कर लो। जितना ज्यादा स्थायी धनायन होगा उतने ज्यादा SN1 की दर होगी। बात समझ गए? उतनी ज्यादा SN1 की दर होगी। क्लियर? ईमानदारी से करना है ना, ईमानदारी से। सारा खेल किसका है? ईमानदारी से करने का। पहले 3 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना। एक और आ जाएगा वैसे तो यहां पे। चलो अगले उस पे दे देंगे स्लाइड पे। पहले 3 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, पहले 3 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। पोस्ट करो, पोस्ट करके ट्राई करना है, सारा खेल पोस्ट करके ट्राई करने का, ठीक है। यहां से आप इस हेलोजन को हटाओगे, यहां धनायन बनाओगे, यहां से इस हेलोजन को हटाओगे, यहां धनायन बनाओगे। मैं इसको अलग से सॉल्व करके बता दूं। देखो जब आप इस हेलोजन को हटाओगे ना यहां से, तो धनायन कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा ना दोस्त। जब आप इस हेलोजन को हटाओगे तो धनायन कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। और जब आप इस हेलोजन को हटाओगे तो धनायन कैसा दिखेगा दोस्त? ऐसा दिखेगा। और धनायन की स्थिरता हम लोग कैसे चेक करते हैं? अल्फा हाइड्रोजन से चेक करते हैं। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं दोस्त? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इस कार्बोनाइन के सापेक्ष में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, यानी कि यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा कार्बोनाइन स्थायी होगा, ठीक है। तो यहां पर SN1 की दर की जो बात करोगे ना, तो सबसे ज्यादा तीव्र C में होगी, फिर B में होगी, A में होगी। C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। क्लियर? इस तरह से करना है, और क्या है। अब यहां पर देखोगे तो सभी प्रकार के धनायन एक जैसे बनेंगे। भाई यहां से बनाओगे तो भी धनायन वही बनेगा, यहां से बनाओगे तब भी धनायन वही बनेगा, यहां से बनाओगे तब भी धनायन तो वही बनेगा। खेल किसका है? जब अल्काइल समूह समान आ जाते हैं ना, जब अल्काइल समूह समान आ जाते हैं तो उस केस में हम निष्कासित समूह से देखते हैं। यहां Cl- है, Br- है, I- है, I- ज्यादा स्थायी होगा। SN1 की दर क्या होगी? C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A होगी ना। C वाला I- बड़ा साइज है, ऋणायन विस्तृत रूप से बड़ा होगा, छोटा साइज कंजेस्टेड पड़ा होगा। तीसरा वाला पोस्ट करके ट्राई कर लो बस यार।
यहां पर आप देखोगे यहां से हटाने के बाद तो धनायन की शक्ल कुछ ऐसी नजर आएगी, यहां से आप हटाओगे तो धनायन की शक्ल कुछ ऐसी नजर आएगी, कैसी, ऐसी, और यहां से हटाओगे तो धनायन की शक्ल कुछ ऐसी नजर आएगी, ऐसी। समझ गए? अब चेक करते हैं एक एक करके। ये देखो आप, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर और ये धनायन, लोन पेयर सिग्मा धनायन, क्या यहां पे संयुग्मन दिख रहा है? लोन पेयर रिक्त पी कक्षक में दे रहा है, ये बैक बंधन है। क्या है दोस्त? ये बैक बंधन है ना, बैक बंधन स्थायी कार्ब धनायन है, बैक बंधन स्थायी कार्ब धनायन है। देखते चलना, ये कार्ब धनायन और ये कार्ब धनायन में क्या बैक बंधन हो रहा है? नहीं। अरे यार यहां लोन पेयर है, धनायन तो बहुत दूर है, ठीक है। इस ऑक्सीजन का क्या लगेगा? इस ऑक्सीजन का क्या लगेगा? इस ऑक्सीजन का उस धनायन पे माइनस आई लगेगा, इस ऑक्सीजन का उस धनायन पे माइनस आई लगेगा। देखो बिना जीओसी के कुछ ना होगा, और माइनस आई धनायन को पसंद नहीं है। अरे ऐसे समझो ना, प्लस को प्लस आई पसंद है, माइनस को माइनस आई पसंद है, तो ये प्लस है, प्लस को माइनस आई पसंद नहीं है। और अगर प्लस को माइनस आई पसंद नहीं है तो ये माइनस आई दूर है, ये माइनस आई पास है। और प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर आधारित होता है, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव अगर इन दोनों में तुलना करूं तो ज्यादा प्रेरणिक प्रभाव यहां लग रहा होगा, यहां माइनस आई ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि धनायन के करीब है, और माइनस आई ज्यादा नहीं चाहिए। तो SN1 की जो दर है वो किस बात पे निर्भर कर रही है? C, फिर A, फिर B, सबसे आगे C क्योंकि बैक बंधन स्थायी है, अनुनाद मान लो चाहे, फिर A क्योंकि यहां माइनस आई कम लग रहा है, फिर B। क्लियर है? पोज करके छाप लो, पोज करके छाप लो ना। और क्वेश्चन देखो, खेल सारा किसका है दोस्त? क्वेश्चन का है, खेल सारा किसका है? क्वेश्चन का है ना दोस्त, खेल सारा किसका है? क्वेश्चन का है। खेल सारा किसका है? क्वेश्चन का है। ये A, ये B, ये C। अगला क्वेश्चन ले लो, ये A, ये B, ये C। अगला ले लो, ये A, ये B और ये C। ठीक है, ये A और ये B। खेलो, पोज करके खेलना, खेलो बेटा, खेल लो, खेल लो, खेल लो, पोज करके खेलना ना, खेल लो बेटा, अरे खेल लो ना। हेलोजन हटाओ, धनायन बनाओ, क्योंकि SN1 की दर की तुलना करनी है। पोज करके ट्राई करना है जैसा कि हर बार करते हो, ताकि समय आपका खराब ना हो, मेरे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, यहां से हेलोजन निकालोगे, यहां जो काप धनायन बनाओगे वो ऐसा दिखेगा, यहां से हेलोजन निकालोगे, यहां जो काप धनायन बनाओगे वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। यहां से हेलोजन निकालोगे, यहां जो काप धनायन बनाओगे वो ऐसा दिखेगा। सही है? यहां देखो, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस धनायन के साथ संयुग्मन में, यहां पर बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहां पर भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन यहां पाई सिग्मा धनायन का अनुनाद हो रहा है। जब अनुनाद करेगा ना ये, तब भी देखो ये रिक्त कक्षक ही रहेगा, ये धनायन हमेशा रिक्त कक्षक रहेगा, लेकिन जब ये करेगा ना तो इस धनायन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, उसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। इसकी दूसरी अनुनाद संरचना बना के देखो, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा बैक बंधन की वजह से, लेकिन उसका अष्टक कभी पूर्ण नहीं होगा। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में प्लस एन किसका ज्यादा होता है? देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है? बी की ए से ज्यादा होती है। यानी कि अगर मैं यहां पर SN1 की बात करूं कि किस में ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा बी में, फिर ए में और फिर सी में होगी। बी और ए में तो अष्टक पूर्ण हो जाएगा, सी में अष्टक पूर्ण कभी नहीं होगा, चाहे देख लो उधर वाला। यहां पे जैसे देगा, यहां पाइबंद बनेगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा। नाइट्रोजन जल्दी देगा ऑक्सीजन की तुलना में, तो बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। खेल किसका है? सारा काप धनायन के स्थायी का। सारा खेल किसका है? काप धनायन के स्थायी का। अगला करोगे
यहां बनाओगे, पोज करके कर लो भैया, ये काप धनायन बनेगा। यहां बनाओगे, ये काप धनायन बनेगा, ये वाला काप धनायन बनेगा। यहां बनाओगे तो ये वाला काप धनायन बनेगा। ये चक्रीय है रे भाई, ये समतलीय है रे भाई, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन आ रहा है रे भाई। 1 2 3 4 5 6 बाई इलेक्ट्रॉन का, ये तो एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, और ये भी एरोमेटिक है। अब 2 एरोमेटिक हो गया, एक एंटी एरोमेटिक हो गया, ये तो पीछे जाएगा। इन दोनों में तुलना करनी है। जब यहां पे अनुनाद करोगे तो इसकी 7 एक जैसी अनुनाद संरचना बनेगी, 7 इक्विवेलेंट RS, यानी कि 7 एक जैसी अनुनाद संरचना। ये धनायन यहां भी आएगा, 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 यहां भी आएगा। इसकी बनाओगे तो यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। ऐसा क्वेश्चन करा रखे हैं आपको। 3 अनुनाद संरचना बनेगी। धनायन ज्यादा कहां घूम रहा है, यहां ज्यादा स्थायी होगा। तो यहां पर अगर आप SN1 का क्रम देखोगे तो वो क्या आएगा, सबसे ज्यादा A, फिर आपका C, फिर आपका B आ जाएगा। A फिर C फिर B, समझ गया? A > C > B, समझ गए? फिर अगला करो पोज करके। यहां पर करोगे तो धनायन यहां आएगा, यहां करोगे तो धनायन यहां आएगा, और यहां करोगे दोस्त तो धनायन यहां आएगा। ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक धनायन। देख लो पूरा खेल किसका चल रहा है, GOC का चल रहा है। यहां पे देखोगे पाई सिग्मा धनायन अनुनाद चल रहा है, रेजोनेंस, और यहां पर ये क्या है, कुछ भी ना चल रहा है, केवल 4 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इधर अल्फा, नॉन एरोमेटिक वाली बात है। सबसे ज्यादा स्थायी अनुनाद, फिर अल्फा हाइड्रोजन, फिर एंटी एरोमेटिक। तो अगर यहां पर आप देखोगे तो SN1 की दर का क्रम क्या आ जाएगा दोस्त, सबसे ज्यादा तो B, फिर आपका C, फिर आपका A, B फिर C फिर A, यह आ जाएगा, समझ गए? 7th वाला क्वेश्चन देखो, 7th वाला, यहां से उड़ाओ, यहां से उड़ाओ, यहां से जो काप धनायन बनेगा वो ये बनेगा, और ये, और यहां से जो काप धनायन बनेगा दोस्त वो ये वाला बनेगा, समझ गया? ये वाला जो काप धनायन बना है ना, इसने तो ब्रेड्स की धज्जियां उड़ा दी, ब्रेड्स के नियम का उल्लंघन कर दिया, ब्रेड्स के नियम का उल्लंघन कर दिया दोस्त। क्या ये काप धनायन कभी बन सकता है क्या? ये काप धनायन कभी बन सकता था क्या? याद है, ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 नहीं हो सकता, बताया था आपको, ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 नहीं हो सकता, ब्रेड्स के नियम का उल्लंघन। तो ज्यादा स्थायी काप धनायन यह है, इसलिए SN1 जो है वो B में A से ज्यादा होगी। आज अपन SN1 पढ़ेंगे, SN2 नहीं पढ़ेंगे। SN1 बहुत ही आसान थी, सारे पॉइंट लिखा दिए, इसी तरह से SN2 के लिए भी लिखा देंगे, और फिर SN1 SN2 की तुलना भी कर लेंगे, और कौन SN1 देता है कौन SN2 देता है वो सारे अभिकारक में तुलना करेंगे। फिर SN2 की अभिक्रिया पढ़ेंगे, SN2 की कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, फिर SN1 की अभिक्रिया पढ़ लेंगे। पोज करके छाप लो एक बार के लिए। बात समझ गया दोस्त? इतना बढ़िया लेक्चर आपने देखा है, इतनी बढ़िया चीज आपने सीखी है आज। क्या सीखी है आपने? SN1 अभिक्रिया। मेरे हिसाब से उसमें कोई दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन नहीं होगा आपको, ठीक है? और जब इतनी बढ़िया चीजें आपने सीखी है आज, कुछ नया सीखा है जीवन में, अगर हो सकता है पहले से किसी को आता हो तो बात अलग है, तो आपके लिए कुछ तो बनता है, तो बताते हैं। सुनना, एक शायरी सुनाते हैं आज एक शायरी सुनाते हैं। थोड़ी गहरी है ना, गहरी शायरी है। मतलब ये जो अपने दैनिक जीवन में अपने लोग मिलते हैं, जो हमें धोखा वोखा दे देते हैं, उनके ऊपर बेसिस है ना, धोखा वोखा दे देते हैं। सुनना ध्यान से। कमाल है ना, कमाल है ना, कमाल है ना, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती हैं। आंखें है ना, तालाब नहीं फिर भी भर आती है। आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती है, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है। दिल कांच नहीं है फिर भी टूट जाता है। आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती हैं, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है। और इंसान मौसम नहीं
फिर भी बदल जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। समझ रहे हो? ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, कोई ना कोई इंसान तो आपसे भी बदला होगा। कुछ नहीं, आगे बढ़ो जीवन में, भूलते जाओ पिछले वालों को, ठीक है? अगले लेक्चर में मिलेंगे, इसको रिवाइज करना और उस लेक्चर को रिवाइज करना हाइड्रोकार्बन के। बस इतनी से आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।